ठीक है। तो आज हम लोगों का टॉपिक है इंग्लिश पेडागोजी। ठीक है। तो इससे पहले की क्लास में हम लोग हिंदी पेडागोजी को देखे थे। तो हिंदी का पेडागोजी जो है और इंग्लिश का पेडागोजी है, टॉपिक सेम है लेकिन वर्ड्स का डिफरेंस है, क्योंकि हिंदी में हम लोग जो बोलते हैं उसी का इंग्लिश वर्जन है इंग्लिश पेडागोजी, लेकिन कुछ कुछ टॉपिक डिफरेंस भी रहेगा, लेकिन मैक्सिमम टॉपिक सेम रहेगा। तो इसमें हम लोगों का अप्रोच क्या रहेगा ये पहले समझना है। अप्रोच जो हिंदी वाला है वही अप्रोच इंग्लिश में भी रहेगा, लेकिन यहाँ पे वर्ड्स हमको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि इंग्लिश के क्वेश्चन में क्वेश्चन इंग्लिश में ही रहेगा, हिंदी में तो रहेगा नहीं। अगर इंग्लिश वो पता नहीं है तो हो सकता है हम गलती कर दें। तो इसमें मेन फोकस ये देना है कि जो हम पढ़ेंगे उसके मेन कीवर्ड को हाईलाइट करके उसको याद रखना है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। कल हम पहले क्या क्या पढ़ना है एक बार डिस्कस कर रहे थे टॉपिक। हम लोग लैंग्वेज पढ़ेंगे, जो हम लोग हिंदी में पढ़ा था भाषा क्या होती है। इसमें हम लोग लैंग्वेज फैमिलीज भी पढ़ेंगे कि भाषा परिवार में कौन कौन से समूह आते हैं। फिर हम फॉर्म्स ऑफ लैंग्वेज कल भी पढ़े थे, भाषा के प्रकार। और फिर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लैंग्वेज क्या होता है, लैंग्वेज एक्वाजिशन क्या होता है, जिसको हिंदी में कल पढ़े थे भाषा अर्जन। थोड़ा हिंदी में बोलते चलेगा लेकिन वर्ड इंग्लिश में याद रखना है आपको, लैंग्वेज एक्वाजिशन। फिर हम लैंग्वेज लर्निंग पढ़ेंगे, वही फिर एक्वाजिशन और लर्निंग में क्या डिफरेंस है वो पढ़ेंगे। एनसीएफ क्या कहता है लैंग्वेज के बारे में वो समझेंगे, इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में। और अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, संविधान क्या कहता है। फिर उसके बाद जो हमने कल पढ़ा था कि लैंग्वेज स्किल क्या क्या होता है, प्राइमरी स्किल क्या है, सेकेंडरी एनफोर्समेंट स्किल क्या है, उसका फिर ये सारा वर्ड्स अलग अलग जो होता है लैंग्वेज का वो समझेंगे, किस वर्ड्स का मतलब क्या होता है। और उसके बाद हम धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए फिर हम आ जाएंगे मेथड्स पे आ जाएंगे, किस किस मेथड से हम बच्चों को पढ़ा सकते हैं। उसके बाद फिर इधर हम आगे जाकर पढ़ेंगे स्टीफन क्रासन, एक वैज्ञानिक हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। और स्टीफन क्रासन के बाद हम आगे बढ़ते हुए फिर लास्ट में हम देखेंगे टेक्स्ट बुक क्या होता है, टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स क्या होता है, और फिर CCE यानी कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन क्या होता है। ये सारा टॉपिक हम लोग आज की क्लास में देखेंगे। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला टॉपिक है लैंग्वेज। तो लैंग्वेज में हमें इसका मीनिंग पूछेगा, व्हाट डू यू मीन बाय लैंग्वेज कई बार। तो वही है लैंग्वेज इज ए मीडियम, इसको हमने कल साधन माना था, एक माध्यम होता है। लैंग्वेज इज ए मीडियम थ्रू विच, इंग्लिश में ही बोलेंगे मैक्सिमम वर्ड, थ्रू विच वन कैन एक्सप्रेस वंस आइडियाज, थॉट्स एंड फीलिंग्स। यानी कि हम अपने आइडिया को एक्सप्रेस करते हैं, थॉट को एक्सप्रेस करते हैं और फीलिंग को एक्सप्रेस करते हैं। अच्छा, अब क्वेश्चन ये पूछेगा, जो हमने कल लिपि के बारे में देखा था उसको इंग्लिश में बोलते हैं स्क्रिप्ट। क्या बोलते हैं? स्क्रिप्ट। तो देयर इज नो स्पेसिफिक रिलेशनशिप बिटवीन लैंग्वेज एंड स्क्रिप्ट। इसको हमने हिंदी में पढ़ा था कि भाषा और लिपि के बीच में कोई संबंध नहीं होता है, निश्चित संबंध नहीं होता है। वही इंग्लिश में ध्यान रखेंगे, देयर इज नो स्पेसिफिक रिलेशनशिप बिटवीन लैंग्वेज एंड स्क्रिप्ट, लैंग्वेज एंड स्क्रिप्ट। ठीक है, एंड स्क्रिप्ट, स्क्रिप्ट मतलब क्या? लिपि। एनी लैंग्वेज कैन बी रिटन इन एनी स्क्रिप्ट, यानी कि कोई भी लैंग्वेज जो होगा वो किसी भी स्क्रिप्ट में लिखा जा सकता है। तो क्वेश्चन आपसे ये पूछेगा कि एनी लैंग्वेज कैन बी रिटन इन एनी स्क्रिप्ट, या क्वेश्चन दे देगा कि लैंग्वेज कैन नॉट बी रिटन इन स्क्रिप्ट। कैन नोट नहीं होगा, कैन होगा, है ना, यानी कि हम उसको लिख सकते हैं। कैन नोट नहीं होगा, यही आपको फंसाएगा, कैन नोट लिखकर। कैन नोट ऑप्शन में आएगा, ध्यान रखना नहीं, ऐसा बात नहीं है, लिखा जा सकता है। अच्छा, सेकंड टॉपिक हम लोग का लैंग्वेज फैमिली। क्या है? लैंग्वेज फैमिली यानी भाषा समूह, भाषा परिवार कौन कौन सा होता है। तो ये 4 भाषा समूह में होता है, जिससे हम ये पता करते हैं कि जो हम आज हिंदी बोल रहे हैं, इंग्लिश बोल रहे हैं, कोई नॉर्थ ईस्ट का जो आदमी है वो नॉर्थ ईस्ट भाषा में बात करता है, आखिर वो भाषा का जन्म कहाँ से हुआ, वो किस फैमिली से आता है। फैमिली का मतलब होता है कि उसका वंशज कहाँ से। हम लोग का कहते हैं ना कि यादव वंशज से है तो इसका वंश ये है, इसका वंश ये है। उसी प्रकार से भाषा में पहला होता है इंडो यूरोपियन। क्या होता है? इंडो यूरोपियन। अच्छा, इंडो यूरोपियन में अब आपसे क्वेश्चन क्या देगा एग्जाम में, आपसे ऑप्शन ये देगा निम्न में से, इंग्लिश में रहेगा वो, इन विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर द ग्रुप ऑफ विच फैमिली, है ना। तो आपको भाषा का नाम दे देगा, हिंदी, इंग्लिश, गुजराती, तो बोलेगा कि इसमें से कौन सा समूह जो है वो इंडो यूरोपियन का है, द्रविडियन का है, तिब्बतन का है, वहीं पे फंस जाएंगे। ध्यान रखना है, पहला क्या है? इंडो यूरोपियन। क्या है? इंडो यूरोपियन। उसमें कौन कौन आता है? हिंदी आती है, गुजराती आती है, इंग्लिश आती है। अच्छा, इसको हम याद कैसे रखेंगे?
हम याद इस तरह रख सकते हैं कि इंडो यूरोपियन। अच्छा, यूरोप के लोग कहाँ आए थे? भारत आए थे ना, है ना? हाँ। तो याद करने के लिए हम ट्रिक लगा सकते हैं कि देखना कि सबसे पहले पश्चिमी साइड पे जो आया था, जो वास्को डी गामा आया था, वो केरल के साइड में आया था, वो पश्चिमी तट पे। तो हम ये देखेंगे कि जो पश्चिमी तट में गुजरात एक आ जाता है ना, हिंदी तो हमारी भाषा है ही, और इंग्लिश हमारे यहाँ आए थे अंग्रेज। तो ये तीनों याद रहेगा उस ट्रिक से, है ना? इंडो यूरोपियन, यानी कि अंग्रेज कहाँ के? यूरोप के, है ना? तो हाँ। इंग्लिश एक आ जाएगा और हिंदी हमारी भाषा है। और किस तट से आए थे? पश्चिमी तट से आए थे। तो पश्चिमी तट में क्या पड़ता है? गुजरात पड़ता है। याद रहेगा ना? यस। ये ट्रिक याद रखना है। देखिए, याद करने के लिए ना कोई लॉजिक नहीं होता है, कटका फटका गाना होना दिस दैट कुछ भी याद करना है। तो अपने तरीके से हमने बता दिया, ये भूलेंगे नहीं। ठीक है, अगला हम देखते हैं द्रविडियन। अच्छा, द्रविडियन क्या होता है? जो हमारा साउथ इंडिया कॉन्सेप्ट है कि जो ऊपर में है आर्य है, जो उत्तर भारत में होता है उसको बोलते हैं इंडो आर्यन। तो इंडो यूरोपियन में हमने बता दिया हिंदी इंग्लिश गुजराती। द्रविडियन जो साउथ इंडिया होता है, हमारा जो नर्मदा नदी है, नर्मदा नदी के मुहाने के नीचे साइड से जितना भी हमारा स्टेट है वो द्रविडियन कहलाता है, यानी द्रविड़ संस्कृति कहलाती है। उसमें तमिलनाडु आ जाएगा, कन्नड़ आ जाएगा और मलयालम आ जाएगा। तो समझ में आ गया दक्षिण भारत का ये सब स्टेट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब है तिब्बतो बर्मन, जो तिब्बत साइड का है देखना। तो वो जो नॉर्थ ईस्ट आप देखते हैं, जो ईस्टर्न इंडिया हमारा, जो आप कई बार मजाक से चिंकी लोग बोल देते हैं। मैं दिल्ली जब गया था तो लोग चिंकी चिंकी बोलते थे। इट्स बैड हैबिट, ऐसा कुछ नहीं बोलना चाहिए। वो हमारे इंडियंस हैं और हमें अपने ही देशवासी की तरह हमें प्यार करना है। तो हमारा जो टिबेटन बर्मन जो लैंग्वेज फैमिली है, उसमें नॉर्थ ईस्ट का जो स्टेट है वो सब आता है। तो हम ईस्टर्न इंडिया कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? ईस्टर्न इंडिया। ठीक है, क्योंकि तिब्बत साइड है। उसके बाद फोर्थ हमारा ऑस्ट्रो एशियाटिक। ऑस्ट्रो मतलब क्या? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रो मतलब ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रो एशियाटिक। अच्छा, इसमें जो होता है लैंग्वेज इन झारखंड में जो बोला जाता है, लैंग्वेज इन झारखंड एंड सेंट्रल एशिया, यानी कि जो मध्य भारत और झारखंड में जो बोला जाता है वो क्या है? ऑस्ट्रो एशियाटिक। क्या है? ऑस्ट्रो एशियाटिक। ये 3-4 बार सुनेंगे याद हो जाएगा, बार बार दिमाग नहीं लगाना। आगे बढ़ते हैं। अरे फॉर्म्स ऑफ लैंग्वेज, क्या है फॉर्म्स ऑफ लैंग्वेज? कल हमने बताया था, उसी का इंग्लिश में है ओरल रिटेन, यानी कि ओरल यानी मौखिक, रिटेन मतलब लिखित। तो जो रिटेन लैंग्वेज होता है इट इज मोर स्टेबल। कल हम बताए थे ये ज्यादा स्थिर होता है, लिखित रूप जो होता है ज्यादा स्थायी होता है। इंग्लिश में बोलते हैं इट इज मोर स्टेबल क्रेडिबल देन ओरल लैंग्वेज। ठीक है, अगर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लैंग्वेज, भाषा का चरित्र क्या होता है, उसकी विशेषता क्या होता है? तो आपको पता है कि लैंग्वेज ये सिंबॉलिक होता है, डायनेमिक होता है, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन होता है, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है, लैंग्वेज इज आर्बिट्रेरी। यही सब वर्ड मीनिंग सिर्फ आपको ध्यान रखना, यही आएगा और टिक कर देना है। और लैंग्वेज इज कॉम्प्लेक्स, ये भी आएगा, लैंग्वेज इज कॉम्प्लेक्स, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, ये सब ध्यान रखना है। अच्छा, अब सीधा हम आ जाते हैं लैंग्वेज एक्वाजिशन पे। इस पर सीधा समय नहीं देंगे। कल हम बताए थे भाषा अर्जन, उसकी इंग्लिश में बोलते हैं लैंग्वेज एक्वाजिशन। तो ये होता है व्हेन लैंग्वेज इज लर्न्ड नेचुरली। एक कीवर्ड क्या ध्यान रखना है? नेचुरली। तो जो नेचुरली होगा वो क्या हो जाएगा? लैंग्वेज एक्वाजिशन, है ना? विदाउट एनी सिस्टमैटिक प्रैक्टिस। अब आपसे सवाल में उलझा देगा। आपसे सवाल में कहाँ उलझाएगा? आपसे सवाल ये पूछेगा कि लैंग्वेज इज लर्न्ड थ्रू सिस्टमेटिक प्रैक्टिस। नो, विदाउट सिस्टमेटिक प्रैक्टिस। ठीक है, आपको विदाउट याद ध्यान रखना है, विदाउट सिस्टमेटिक प्रैक्टिस। हमको कोई प्रैक्टिस नहीं करना पड़ता। आपके ऑप्शन दे देगा सिस्टमेटिक प्रैक्टिस, आप फंस जाएंगे, ध्यान से नहीं पढ़ेंगे तब। इसी को बोलते हैं एक्वाजिशन। अच्छा, ये क्या होता है? इट रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ लर्निंग ए नेटिव और सेकेंड लैंग्वेज। यानी कि लैंग्वेज एक्वाजिशन जो होता है वो हमारा एक या तो नेटिव लैंग्वेज होता है और सेकेंड लैंग्वेज होता है, बिकॉज ऑफ द इनेट कैपेसिटी ऑफ ह्यूमन ब्रेन। क्योंकि हमारा इनेट कैपेसिटी होता है। जैसे नोम चॉम्स्की साहब बताए थे ना, कल हम लोग पढ़ाई किए थे नोम चॉम्स्की साहब के बारे में हिंदी में। तो नोम चॉम्स्की साहब क्या कहते हैं कि हमारा इनेट एबिलिटी होता है। उन्होंने एक यंत्र की चर्चा की थी जो हमारे माइंड में होता है, लैंग्वेज एक्वाजिशन डिवाइस, बताया था ना, भाषा अर्जन यंत्र। तो लैंग्वेज एक्वाजिशन जो डिवाइस होता है वो हमारे मस्तिष्क में होता है। उसी प्रकार से जो लैंग्वेज एक्वाजिशन है वो हमारे ह्यूमन ब्रेन के कैपेसिटी होती है, इनेट कैपेसिटी होता है। कौन सी कैपेसिटी होती है? इनेट, है ना? इनेट मतलब होता है जन्मजात, है ना, नेचुरल। ठीक है। अच्छा, आपसे क्वेश्चन ये पूछेगा
कि लैंग्वेज एक्वाजिशन इज ए कॉन्शियस प्रोसेस, अनकॉन्शियस प्रोसेस, इसी फंसाएगा। इट ऑल्सो मीन्स ए अनकॉन्शियस प्रोसेस। अनकॉन्शियस प्रोसेस का मतलब ये हुआ कि जब हम भाषा सीखते हैं तो हम रियल कन्वर्सेशन के माध्यम से हम सीख जाते हैं, है ना, अनकॉन्शियसली सीख जाते हैं। हम उसके लिए प्रयास नहीं करते, मम्मा बोले कि मैं बोले, मम्मा बोल देते हैं अपने आप, पापा बोल देते हैं अपने आप, हे रेकी या कह कर बोल देते हैं अपने आप। उसके लिए हर्रे हुर्रे के लिए कोई प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है। तो इसीलिए कहा जाता है अनकॉन्शियस प्रोसेस। क्या, कौन सा प्रोसेस? अनकॉन्शियस, कॉन्शियस नहीं, अनकॉन्शियस, ठीक। अच्छा, मदर टंग इज क्या है? एक्वायर्ड लैंग्वेज है। अब ऑप्शन ये पूछेगा मदर टंग इज मतलब विच टाइप ऑफ लैंग्वेज? इट इज एक्वायर्ड लैंग्वेज, यानी कि हमने इसको भाषा अर्जन किया है बिना किसी प्रयास के, ठीक है। नेक्स्ट पेज हमारा है लैंग्वेज लर्निंग। क्या है? लैंग्वेज लर्निंग, जिसको आपने कल कहा था हिंदी में भाषा अधिगम। दोनों एक साथ याद रखेंगे, याद रहेगा। लैंग्वेज लर्निंग, लर्निंग में क्या, इसमें सिस्टमैटिक वे होता है, इसमें सिस्टमैटिक वे होता है, इसीलिए इसमें क्या होता है, ऑल इंक्लूसिव प्रोसेस शामिल होता है, यानी कि जितना भी प्रोसेस होता है इसमें शामिल होगा। और यह एक कॉन्शियस प्रोसेस है। कैसा प्रोसेस है? कॉन्शियस प्रोसेस। और एक्वाजिशन क्या था? लैंग्वेज एक्वाजिशन क्या था? अनकॉन्शियस प्रोसेस। कैसा था? और ये कैसा होगा? लैंग्वेज लर्निंग क्या होगा? कॉन्शियस प्रोसेस होगा। एक ही कीवर्ड ध्यान रखना है, ज्यादा सेंटेंस में नहीं फंसना है। वहाँ भी शब्द ढूंढना है, कौन सा शब्द पकड़ाया जो हमें सॉल्व करना है इसके माध्यम से, ठीक है। अब कह रहा है कि एज पर स्किनर महोदय के अनुसार ये है कि लैंग्वेज इज लर्न बाय इमिटेशन, यानी नकल करके, एंड री इन्फोर्समेंट, यानी पुनर्बलन करके। कल हम पढ़े थे ना, स्किनर साहब क्या बोलते हैं? इमिटेशन मतलब क्या होता है? नकल करना। तो वर्ड में याद रखना, इमिटेशन ऑप्शन में ही रहेगा। हिंदी में तो नकल नहीं लिखा रहेगा, इंग्लिश में इमिटेशन लिखा रहेगा। ये वर्ड में याद कर लेना है, हम कल पूछेंगे सब वर्ड का मतलब पूछेंगे। इमिटेशन प्लस री इन्फोर्समेंट। चलो आगे बढ़ते हैं। ग्रामर शुड बी टॉट इन मीनिंगफुल कॉन्टेक्स्ट, वही बात है, ये सब ग्रामर की बात करता है लैंग्वेज लर्निंग में। अच्छा, दोनों में अंतर क्या आपको पता ही है, एक बार देख लेते हैं। जो लैंग्वेज जैसे होता है उसको फर्स्ट लैंग्वेज जो सीखते हैं मदर टंग, उसमें आता है ना, मदर टंग। लेकिन इसमें फॉर्मल लैंग्वेज आता है, फॉर्मल नॉलेज ऑफ लैंग्वेज। इसको पिकिंग अप लैंग्वेज भी कहते हैं, है ना, क्या बोलते हैं? पिकिंग अप लैंग्वेज। और अच्छा, ये कौन सा प्रोसेस है? ये सब कॉन्शियस प्रोसेस भी होता है, यानी कि अनकॉन्शियस और सब कॉन्शियस दोनों होता है, कल ही बताए थे, है ना। और जो लर्निंग होता है वो कौन सा प्रोसेस है? कॉन्शियस प्रोसेस। पीडीएफ देखते रहिए सभी, तब इतना ज़्यादा समझ में आएगा। पीडीएफ देखते रहिए, हम उसी को एक्सप्लेन कर रहे हैं, ऐसे सिर्फ नहीं सुनना है, ठीक है। और ऐसे नेक्स्ट पॉइंट है कि इम्प्लिसिट नॉलेज, यानी कि ये एक तरह से ये मतलब इम्प्लिसिट होता है, हमारे अपने आप ये सीख जाते हैं, हमारे ज्ञान मतलब ये हमारे ज्ञान का हिस्सा अपने आप बन जाता है, इसके लिए प्रयास नहीं करना पड़ता है ना। ये जो होता है एक्सप्लिसिट नॉलेज होता है, यानी कि इसके लिए हमें प्रयास करना पड़ता है, तब जाके हम सीखते हैं ना। नेक्स्ट है फॉर्मल टीचिंग डज नॉट हेल्प, यानी कि हम पढ़ाएंगे तब भाषा सीखेगा जरूरी नहीं है, लेकिन सेकंड लैंग्वेज सीखने के लिए, लर्निंग के लिए फॉर्मल टीचिंग की जरूरत है, जैसे इंग्लिश, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब हमारा एनसीएफ क्या कहता है 2005, जो कल कहता था वही आज भी कहता है, इंग्लिश इज सेकंड लैंग्वेज। इंग्लिश कौन सा लैंग्वेज है? सेकंड लैंग्वेज है। और यह है इन ए मल्टीलिंगुअल कंट्री लाइक इंडिया, इंग्लिश इज ए ग्लोबल लैंग्वेज, सबको पता है। अच्छा, जो 3 नंबर जो पॉइंट है इसी सवाल आएगा। मल्टीलिंगुअलिज्म, यानी मल्टीलिंगुअलिज्म जो है इज ए रिसोर्स, यानी कि बहुभाषाविद, यानी बहुभाषिता। जितना ज्यादा क्लासरूम में ज्यादा भाषा के बच्चे रहेंगे वो अच्छा रिसोर्स के रूप में इस्तेमाल होगा। किसके रूप में? रिसोर्स के रूप में। हाँ, तो ध्यान रखना, मल्टीलिंगुअलिज्म क्या है? एक रिसोर्स है। अच्छा, संविधान में क्या प्रावधान है? अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन 343 पहला 3 है, बीच में 4 है, लास्ट में 3 है, और ये ब्रैकेट में 2 रहेगा। आर्टिकल 343, कितना? 343 कब बना था? 1963 में, ठीक है। ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा कब मिला? वही कब मिला कहता है, आर्टिकल 343(1) में है ऑफिशियल लैंग्वेज, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, नोम चॉम्स्की कल बताए थे, द आइडिया दैट चिल्ड्रन आर बोर्न विथ इनेट एबिलिटी, कौन सा एबिलिटी? इनेट एबिलिटी टू एक्वायर नॉलेज।
और अभी हमने बताया था वही लिखा हुआ है कि इनके अच्छा हमारे माइंड के अंदर कौन सा डिवाइस होता है? एलईडी। कौन सा डिवाइस? LED। एलईडी का फुल फॉर्म बताओ जल्दी। लैंग्वेज लैंग्वेज एक्वाइजेशन बोलो ना। एक्वाइजेशन डिवाइस। डिवाइस। फिर से बोलो, 10 बार बोलो, क्या होता है? लैंग्वेज जो बोल एक्वाइजेशन। सकते हैं बोलिए। ठीक है, हाँ बोलेगे। अरे बोलो और 5 बार बोलो, जब तक नहीं बोल रहे हैं रोकने के लिए। लैंग्वेज एक्वाइजेशन डिवाइस। ठीक। अच्छा, ये कब तक होता है? 5 साल तक एक्टिव रहता है। कब तक? 5 साल तक। 5 साल तक जाता है। ठीक है। अच्छा, लैंग्वेज एक्वाजिशन स्टेम लर्निंग ऑफ ए लैंग्वेज विदाउट मेकिंग एनी डिलिबरेट कॉन्शियस एफर्ट और कॉन्शियस एफर्ट। वही बात है जो नॉन टर्म्स के साथ बात कहते हैं। लैंग्वेज एक्वाजिशन स्टेम फॉर लर्निंग ए लैंग्वेज विदाउट मेकिंग एनी डिलिबरेट और कॉन्शियस एफर्ट। बिना कॉन्शियस एफर्ट के हम सीखते हैं। ध्यान रखना है, विदाउट वर्ड ध्यान रखना है। विदाउट कॉन्शियस एफर्ट से हम लैंग्वेज एक्वाजिशन सीखते हैं। लर्निंग में कॉन्शियस एफर्ट होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हमारा है लैंग्वेज स्किल। क्या है? लैंग्वेज स्किल। देखो कल जो एक वर्ड था ना हिंदी में, जो हम बताए थे कि इंग्लिश देखना पड़ेगा, मुझे समझ में नहीं आ रहा हिंदी का मतलब, वो था ना ग्राह्यात्मक का था ना, ग्राह्यात्मक। तो ग्राह्यात्मक जो है उसका इंग्लिश यहाँ पे लिखा और समझ में आ गया। रिसेप्टिव आज अभी समझाते हैं, जो कल थोड़ा डाउट हो रहा था। देखो लैंग्वेज स्किल में 4 तरह का स्किल आता है। पहला आता है लिसनिंग, जो हम बताए थे पहले, सुनना है ना। सेकंड है स्पीकिंग, थर्ड है रीडिंग, और फोर्थ क्या होता है लास्ट में? राइटिंग। राइटिंग। क्या होता है लास्ट में? राइटिंग। LSRW याद रखना है ट्रिक में, LSRW। ठीक है। तो लिसनिंग और स्पीकिंग जो होता है, और उसमें खास करके अच्छा एक मिनट, लिसनिंग और रीडिंग है ना, इस दोनों को कहा जाता है रिसेप्टिव स्किल। क्या कहा जाता है? रिसेप्टिव स्किल। यानी कि हम रिसेप्टिव का अर्थ ये होता है। अच्छा, ये रिसेप्टिव वर्ड कहाँ से बना? रिसेप्शन का नाम आपने सुना है? हाँ। रिसेप्शन होता है, या रिसेप्शनिस्ट का नाम सुना है, जो बैठती है काउंटर पे? हाँ। हेलो सर, मैं आपकी क्या सेवा करूं, सुना है ना? तो रिसेप्शनिस्ट जो होता है उसी से बना रिसेप्टिव वर्ड बना है। तो रिसेप्शनिस्ट क्या करती हैं? लिसनिंग करती हैं, है ना, और रीडिंग करती हैं। यानी कुछ चीज लिखा हुआ और लिखा हुआ है टेम्पलेट में, वो पढ़ती हैं और समझाती हैं। देखिए हमारे कोचिंग का ये है ना, ये स्किल है और ये स्कीम है, आपको इतने रुपए जमा करना पड़ेगा, इतना इतना। क्या करती हैं? वही करती हैं। और ध्यान सोचोगे तो लिसनिंग करती है, यानी कि सामने वाले ग्राहक को सुनती है और फिर बक 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 शुरू कर देती है पढ़ना, जो लिखा रहता है किताब में या कॉपी में। अपने मन से कुछ नहीं बोलती है, वो पढ़ती है उसी को। मेरा ये है, ये सर है, ये सर है, ये सर है, इससे याद रहेगा। इसलिए हम ये ट्रिक बता रहे हैं। और ट्रिक क्या, वो लॉजिक है। तो लिसनिंग और रीडिंग में से आएगा LR। अच्छा, रिसेप्शन पे कौन बैठती है? लड़की। अच्छा, वो क्या करती है? सुनती है और पढ़ती है टेम्पलेट उठा के। क्या होगा? रिसेप्टिव स्किल। ये पूछेगा कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग आर रिसेप्टिव स्किल, तो वहाँ पे मत करना, वहाँ पे ध्यान देना है। रिसेप्टिव स्किल क्या है? लिसनिंग और रीडिंग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब है स्पीकिंग और राइटिंग। इसको बोलते हैं प्रोडक्टिव स्किल। क्या बोलते हैं? प्रोडक्टिव स्किल। अच्छा, रिसेप्टिव उसमें जो बताए थे लिसनिंग और रीडिंग, उसको रिसेप्टिव या पेसिव स्किल भी कहते हैं। पेसिव मतलब कुछ अपना दिमाग नहीं लगा रही है। पेसिव मतलब होता है बिल्कुल निष्क्रिय होना, यानी कि एक्टिव माइंड नहीं हो रहा है, बस बोल रही है और जो लिखा हुआ उसको बस पढ़ रही है। इसका मतलब पेसिव स्किल है। और जो रीडिंग, जो स्पीकिंग है इधर, और जो राइटिंग है ना, वो प्रोडक्टिव स्किल होता है। क्योंकि बोलने के लिए हमको बहुत कुछ सोच समझ के बोलना पड़ता है, हम क्या बोले सोचना पड़ता है, यानी प्रोडक्टिव काम कर रहे हैं। राइटिंग के लिए भी सोचना पड़ता है, इसका मतलब है कि हम प्रोडक्टिव काम कर रहे हैं। क्योंकि बिना सोचे आप नहीं अच्छे से बोल पाएंगे, और बिना अच्छे से कुछ सोचे भी नहीं लिख पाएंगे। इसलिए इसको बोलते हैं कौन सा स्किल? प्रोडक्टिव। उसको हिंदी में बोलते हैं उत्पादक कौशल, लेकिन इंग्लिश याद रखना है, प्रोडक्टिव। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, पूछेगा आपसे कि प्राइमरी स्किल क्या होता है? प्राइमरी स्किल को रिसेप्टिव स्किल भी कहते हैं। वही बात है, लिसनिंग और क्या होगा? स्पीकिंग, है ना। इसको प्राइमरी स्किल बोलते हैं, लिसनिंग एंड स्पीकिंग। अच्छा, दूसरा रीएनफोर्समेंट स्किल, जिसको आप प्रोडक्टिव भी कहते हैं, है ना, कई बार। तो इसमें स्पीकिंग आ जाएगा और क्या आ जाएगा? राइटिंग आ जाएगा।
री इन्फोर्समेंट, ये पूछेगा, यही सब पूछेगा। प्राइमरी स्किल कौन है, री इन्फोर्समेंट स्किल क्या है, कुछ कुछ डिफरेंस है कल वाले से थोड़ा सा। साइकोलॉजिकल सीक्वेंस ऑफ लैंग्वेज स्किल क्या है, वही बात जो भी ऊपर बताया, LSRW, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग, ठीक है। अच्छा, अब ये ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट है, सब स्किल ऑफ राइटिंग क्या है, सब स्किल ऑफ राइटिंग। अच्छा, सब स्किल क्यों कहा गया कि सब स्किल्स ऑफ राइटिंग इसलिए कहा गया, राइटिंग तो ये होता है, अब राइटिंग के अलावा भी कुछ ऐसा स्किल होता है जो उसके अलावा मतलब सेकंड चरण में होता है। उसमें पहला है ट्रांसक्राइबिंग, क्या है, ट्रांसक्राइबिंग। तो ट्रांसक्राइबिंग में ये होता है कि बच्चा जो होता है ना, किसके लिए हम पढ़ रहे हैं, बच्चे के लिए, बूढ़े के लिए, बच्चे के लिए, बच्चे के लिए पढ़ते, बच्चे की नजर से सोचना है। पहली क्लास में बताया था कि आपको कुछ अपने अपने तरफ से नहीं सोचना, बच्चे की नजर से सोचना है। तो ट्रांसक्राइब में बच्चा क्या करता है, आप जैसा आप कहोगे बच्चा तुम ऐसे लिखो, वैसा है वो लिखने लगता है। अच्छा, मुझे याद रहा बचपन में कर्सिव राइटिंग लिखा करता था, इसलिए मेरी राइटिंग ठीक ठाक है इंग्लिश में भी और हिंदी में भी। उसका कारण यह है कि अब समझ में आ रहा है जो अभी सीटेट पढ़े उसके बाद, कि ट्रांसक्राइबिंग स्किल में डेवलप हो गया था। ट्रांसक्राइब स्किल क्या होता है कि शब्द सह लिखना, यानी कि जो लिखा हुआ उसी को हूबहू उतार देना, समझ में आया, ट्रांसक्राइब कर देना। तो इसीलिए मेरी राइटिंग ठीक ठाक हो गई, क्योंकि जो कर्सिव राइटिंग होती थी उसी को मैं खूब उसी पे कलम चलाता रहता था, खूब लिखता था, फिर नीचे में उसी को देख देख के। इसलिए कहा जाता है बच्चों को लेखन कार्य करना चाहिए, सुलेख लेखन करना चाहिए, उससे उसकी हैंड राइटिंग अच्छी होती है, ठीक है। बच्चा ऐसा क्यों कहा जाता है, क्योंकि बच्चा जो होता है ना वो एक्सपीरियंस से सीखता है। जब बार बार एक ही चीज करेगा ना तो वो अनुभव में उसके आ जाता है, फिर वो सीख जाता है। तो जहाँ भी ट्रांसक्राइब स्किल आए समझ जाना कि ये हमारा सब स्किल है। अब दूसरा है पैराफ्रेजिंग, क्या है, पैराफ्रेजिंग, ध्यान से पढ़ना है। पैराफ्रेजिंग, पैराफ्रेजिंग में क्या होता है, एक कोई मान लो सेंटेंस लिखा हुआ है, तो उस सेंटेंस को हूबहू नहीं लिखना है जो कि ट्रांसक्राइबिंग में लिखते थे। इसमें क्या करना है कि उसे अपने शब्दों में कहना है ना। जैसे किसी बात का जो मतलब अर्थ है वही नहीं लिखकर अलग से एक तरह शब्द देना। जैसे कि हम समझाने के लिए बता रहे हैं कि अर्थ वही रहेगा लेकिन शब्द बदल जाएगा। इसका कॉल आ रहा है, जब तक 1 मिनट ही नहीं करेंगे कॉल, कोई बेगूसराय टीचर, ग्रुप कॉल, इग्नोर। इसमें क्या है, पैराफ्रेजिंग में क्या होता है कि किसी बात का मूल अर्थ वही रहता है लेकिन अलग शब्द में हम लिख देते हैं। जैसे कि उदाहरण के रूप में हम बता रहे हैं कि कुछ हम बोलते हैं, जैसे कि 1 मिनट हम उदाहरण दे रहे हैं, 1 मिनट। हाँ, जैसे कि हम ये उदाहरण दे रहे थे कि जैसे कि बच्चा अपने अनुभव के माध्यम से सीखता है, इंग्लिश में लिखते हैं चिल्ड्रेन लर्न थ्रू एक्सपीरियंस, है ना। तो अब चिल्ड्रेन लर्न थ्रू एक्सपीरियंस, अब जब हम लिखेंगे तो पैराफ्रेज में तो हम चिल्ड्रेन अपने अनुभव के माध्यम से सीखते हैं, तो उसका शब्द अर्थ वही रहेगा, शब्द बदल देंगे। नहीं, इतना ध्यान रखना, ज़्यादा टेक्निकल में नहीं जाना है, पैराफ्रेजिंग ध्यान रखना है कि हम उसको अपना अर्थ वही रखने देते हैं, बदल देते हैं, उसको सब स्किल कहते हैं, ठीक है। बाद में डिटेल में जाएंगे बहुत डिटेल चला जाएगा। अब सब स्किल ऑफ रीडिंग, वो राइटिंग था सब, अब इतना डिटेल नहीं पूछेगा, 2 वर्ड पूछता है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग आर सब स्किल ऑफ राइटिंग एंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग आर सब स्किल ऑफ रीडिंग। तो सब स्किल ऑफ राइटिंग 2 ही वर्ड ध्यान रखना है, पैराफ्रेजिंग और ट्रांसक्राइबिंग। क्या रखना है, पैराफ्रेजिंग और ट्रांसक्राइबिंग। अब सब स्किल ऑफ रीडिंग हम पढ़ेंगे, वो राइटिंग में आ गया दोनों, ट्रांसक्राइबिंग और पैराफ्रेजिंग। अब सब स्किल रीडिंग में आ जाएगा प्रिडिक्शन और इन्फेरिंग। प्रिडिक्शन क्या होता है, अपने प्रिडिक्शन का तो अनुमान हम लगाते हैं, अनुमान लगाते हैं आगे क्या होगा। क्यों है ऐसा, क्यों कहा गया है, क्योंकि रीडिंग स्किल है, ये सब स्किल ऑफ रीडिंग है। हम जब कोई किताब पढ़ते हैं तब बच्चा अगर अपने अनुमान लगा के सोच लेता है, अच्छा अब ऐसा है तो अब ऐसा होगा, इसका मतलब उसके अंदर स्किल है उस चीज का। नहीं तो कितना पढ़ते रहता समझ नहीं पाता, कहता मम्मा समझ में नहीं आ रहा है। क्यों नहीं समझ में आ रहा है, क्योंकि वो अनुमान नहीं लगा पा रहा कि अब क्या होगा, अब क्या होगा, उस शब्दों से जुड़ नहीं पा रहा है। इसका मतलब है अनुमान लगाने की क्षमता का संबंध किससे है, सब स्किल ऑफ रीडिंग से। अच्छा, दूसरा है इन्फेरिंग। इन्फेरिंग ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बेसिक सीसेट में क्वेश्चन पूछता है गद्यांश में, कॉम्प्रिहेंशन में,
कि इसका क्या इन्फर हुआ। इन्फर का मतलब मेन क्या होता है, ध्यान समझना पहले। इन्फर इन्फर का मतलब ये होता है कि जो जानकारी आपको दी गई है ना, उसी के आधार पर छिपा हुआ अर्थ निकालना है। वो आपको सीधा नहीं बोलेगा। कई बार देखना गांव घर में आदमी पढ़वा पढ़ता है, याद आ रहा है, कोई कहता है अभी भी हमको याद कुछ नहीं है, लेकिन पढ़वा बहुत गांव घर में पढ़ेगा, लेकिन वो वही नहीं बोलता है, उसमें कुछ अर्थ छिपा रहता है ना, कि मान लो फिर कुछ कोई ऐसा अर्थ बोलेगा, लेकिन जब उसको समझोगे तब समझ में आएगा। तो इन्फरिंग वही है, यानी कि दी गई जानकारी के आधार पर छिपा हुआ अर्थ निकालना। जो उसमें छिपा हुआ, जो खुल के नहीं बोल रहा है, अंदर अंदर वो इशारा कर रहा है। जैसे मान लो हम कहा समझने के लिए कहते हैं, कोई गेस्ट लोग आते हैं हम हमारे घर पे। अब घर पे आते हैं गेस्ट लोग, तो कई बार क्या होता है, बहुत मतलब मौसम खराब होता है, बादल छाया रहता है आकाश में, तो आकाश तरफ देखते हैं और बोलते हैं कि लगता है बारिश होने वाली है ना, आसमान में बादल छाया हुआ है। और लोग छाता लेकर मतलब वो तैयार वार हो जाते हैं जाने के लिए। तो वो जो कह रहे हैं कि लगता है बादल छाया हुआ है आसमान में, तो वो कहना ये चाह रहे हैं कि शायद बारिश होगी, ये हो गया अनुमान लगाना, है ना। लेकिन जब वो बोलेंगे कि लोगों को मतलब उसको लगता है कि बारिश की संभावना होने वाली है, तो वो उसका इन्फरिंग हो गया। समझ में आ रहा है। वो ये नहीं बोल रहे कि बारिश होगी, बोल रहे काला बादल छाया हुआ है, घटा लगाया हुआ है। इसका मतलब वो इशारा कर रहे हैं कि बारिश हो सकती है। ये उसका छिपा हुआ मीनिंग है, इसको बोलते हैं इन्फर। ठीक है, समझने के लिए बताए, कुछ समझ में आया? हाँ। समझ में नहीं आया तो कभी समझ में नहीं आएगा। ठीक है, हाँ चलो, कुछ नहीं समझ में आया, ध्यान सुनना। और नया नया वर्ड है ना, तो ये इसलिए समझ में तो आ ही गया, बस 2-3 बार सुनेंगे तब समझ में आए। नया वर्ड एकला पर आ जाता है, वो है क्या पहाड़ टाइप से जो बोलता है? हाँ, कहने का अर्थ है, ठीक है, कहने का अर्थ है कि तुम भी कई बार ऐसा बात बोलती है तो हम नहीं बोलते हैं, या कोई भी इंसान बोलता है यार बहुत घुमाइल टाइप का है, खुल के बोलता नहीं है। तो घुमाइल क्या इन्फर है, वो जो हम लोग बोलते हैं, खुल के बोलो नहीं यार। अब समझ वही हम इंसान को समझते हैं, तुम किस भाषा में समझोगी। हम सब मनोविज्ञान पढ़ के बैठे हुए हैं 10 में से। ठीक है, तो कहने का अर्थ ये है, जो बिहार की भाषा में कहता है घुमाइल है, वही हो गया इन्फर। यानी कि वो खुल के नहीं बोल रहा है, घूमना तरह बोलेगा, खुल के बोलो ना कहना क्या चाहते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हम यही भाषा में समझाएंगे तब समझ में आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। रीडिंग क्या होता है? रीडिंग क्या होता है? रीडिंग का 4-5 स्टेप होता है, वो ध्यान रखना है। ये सब कई बार वर्ड में पूछ देगा क्वेश्चन में कि रीडिंग का क्या क्या स्टेप होता है। पहला होता है लाउड रीडिंग, हम जोर जोर से पढ़ते हैं, एक दो बच्चा जो पढ़ते थे ना पूरा चिल्ला के, वो क्या हो गया लाउड रीडिंग। मेरा एग्जाम्पल जिंदगी भर याद रखा, एग्जाम्पल याद रखना है, एग्जाम्पल से पूरा जीवन याद रहता है। लाउड रीडिंग बच्चा हम चिल्ला पढ़ते हैं, एक दो है ना। उसका साइलेंट रीडिंग आता है। साइलेंट रीडिंग क्या आता है कि जब हम बड़े हो जाते हैं, जैसे कोई कहानी पढ़ रहे होते हैं, तो हम मन ही मन सोच रहे होते हैं, अच्छा आगे लगता है क्या हीरोइन है ना, हीरो को ऐसे करेगा ऐसे करेगा, तो गुंडा बीच में आएगा, है ना। नॉवेल जब पढ़ते तो हम साइलेंट होकर पढ़ते हैं और बिल्कुल मन ही मन सोचते रहते हैं साइलेंट क्या होगा, ऐसे क्या होगा। अच्छा, लाउड रीडिंग में क्या होता है, हम इम्प्रूव करते हैं प्रोनाउंसिएशन। इसका पूछेगा कि लाउड रीडिंग का क्या फायदा है, या ऑप्शन में से करके रहेगा। तो लाउड रीडिंग से बेनिफिट क्या होता है, इससे क्या होता है हमारा प्रोनाउंसिएशन सुधरता है। चलिए हम बोल रहे हैं, जितना बोलेंगे अच्छे से उतना हमारा प्रोनाउंसिएशन अच्छा होगा। ये लाउड रीडिंग है। साइलेंट रीडिंग क्या है, हम सोच रहे हैं बैठ के, इससे हमारा क्या फायदा, मतलब इससे हमारा क्या स्किल डेवलप होगा, हमारा स्पीड बढ़ेगा और हमारा कंसंट्रेशन बढ़ेगा। यानी कि जितना हम शांत होकर पढ़ेंगे उतना तेजी से पढ़ेंगे। इसीलिए एग्जाम हॉल में आपको शांत होकर पढ़ना पड़ता है, और वो स्किल डेवलप होगा तो आप स्पीड में पढ़ लेंगे और कंसंट्रेशन भी आपका बढ़ेगा। अच्छा, लाउड रीडिंग का एक और फायदा ये होता है कि इससे क्या होता है, शॉर्ट टेक्स्ट रीडिंग मतलब काफी हेल्पफुल होता है। लंबा रीडिंग नहीं कर पढ़ पाएंगे, 50 पेज पढ़ पाएंगे, चिल्ला के नहीं पढ़ पाएंगे। तो ये ऑप्शन ये बोलेगा कि शॉर्ट टेक्स्ट रीडिंग में किस प्रकार का रीडिंग काम आता है। लाउड रीडिंग, किस प्रकार का रीडिंग, लाउड रीडिंग। क्योंकि शॉर्ट में ही आप उतना देर बोल पाएंगे, ज़्यादा देर तक बोलेंगे फिर थक जाएंगे। साइलेंट रीडिंग से क्या फायदा होता है, लॉन्ग टेक्स्ट रीडिंग जब करते हैं, तो मान लो 50 पेज पढ़ना है तो हम बोल के नहीं पढ़ सकते हैं, इसीलिए जो टीचर होते हैं जल्दी थक जाते हैं, क्योंकि क्लास में 1 घंटा बोलते हैं फिर बच्चे को बोलते हैं, तो वो लाउड रीडिंग लाउड टेक्स्ट नहीं कर रहे होते हैं। ठीक है,
तो लाउड रीडिंग में खास करके शॉर्ट टेक्स्ट होता है और साइलेंट रीडिंग में लॉन्ग टेक्स्ट होता है, यानी कि लॉन्ग यानी कि लंबा हम अध्याय पढ़ेंगे तब जाके हम क्या करेंगे, साइलेंट रीडिंग करेंगे। बस दैट्स इट, आगे बढ़ते हैं। अगर डिक्टेशन, डिक्टेशन में बचपन हम लोग देता था, अच्छा इससे तुम्हारा मतलब जो है स्पेलिंग सुधरेगा, है ना, उसी को बोलते हैं डिक्टेशन। तो होमवर्क में डिक्टेशन मिलता था, इसको बोलते हैं लिखना दे दिया हो, नहीं बोलता बचपन में लिखना दे दीजिए इसको। तो लिखना मतलब क्या होगा, डिक्टेशन इंग्लिश में, यानी कि उसका उसका स्पेलिंग अच्छा होगा, ठीक है। राम मोहन श्याम लिख के देते हैं, लिख के आओ बाबू, ठीक है। दूसरा ओवर जनरलाइजेशन, यानी कि कोई रूल है और पैटर्न है इन ए सिचुएशन वेयर इट डज नॉट अप्लाई, मतलब वो अप्लाई ही नहीं होगा। मान लो राम गो होता है ना, राम गोड लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, इसका कोई लॉजिक ही नहीं है। ये ओवर रूल के पैटर्न को क्या करता है, ये ओवर अप्लाई कर दिया है ना, तो ये ओवर जनरलाइजेशन हो गया, इसका कोई मतलब मीनिंग नहीं निकलता है। अच्छा, नेक्स्ट है इंटेंसिव रीडिंग। इंटेंसिव रीडिंग क्या होता है, द पर्पस ऑफ इंटेंसिव रीडिंग इज फॉर स्पेसिफिक डिटेल। देखो इंटेंसिव, इसका मतलब ये होता है ना, काफी मतलब डिटेल में पढ़ रहा है चीजों को। जैसे मान लो कोई एक, मान लो कैसे हम बताएं, हम ऐसे बताते हैं इंटेंसिव रीडिंग क्या है। मान लो आपके घर में आपके बक्से से आपके दादाजी के पापा जी का एक 10 पेज का लेटर मिल गया, क्या पूरा घर का आदमी उत्सुकता से पढ़ना चाहेगा, आखिर लिखा क्या है, पढ़ना चाहेगा ना। उसके लिए क्या पूरा अंदर पूरा मतलब डिटेल में पढ़ेंगे, एक भी लाइन नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि सबके अंदर जिज्ञासा हो गया दादाजी का पापा क्या लिख के चले गए, हम निकालो देखते हैं। तो यानी कि जब कोई महत्वपूर्ण चीज पढ़ेंगे जो आपके चॉइस की है या नहीं है, लगता है कि महत्वपूर्ण है, उसमें क्या करेंगे, इंटेंसिव रीडिंग करेंगे उसमें, क्योंकि स्पेसिफिक डिटेल पढ़ना होता है, काफी डिटेल में पढ़ना होता है, ठीक है। ये ध्यान रखना है इंटेंसिव रीडिंग में। इट इज पॉसिबल इन क्लासरूम, यह क्लासरूम में पॉसिबल होता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि इंटेंसिव रीडिंग मतलब क्या क्लासरूम में पॉसिबल है, तो पॉसिबल है, क्योंकि तभी बच्चे सीख पाएंगे, ठीक है। अगला है एक्सटेंसिव रीडिंग। एक्सटेंसिव रीडिंग का मतलब होता है कि लर्नर रीडिंग फॉर इंजॉयमेंट। अब मान लो कोई नॉवेल पढ़ते हो तो उसके लिए तुमको इंटेंसिव रीडिंग नहीं करना पड़ेगा, एक्सटेंसिव करना है। क्या करना है, एक्सटेंसिव। देखो एक्सटेंसिव मतलब हो गया एंजॉय के लिए पढ़ना, इंटेंसिव हो गया ज्ञान के लिए पढ़ना, इतना ध्यान रखना है। यानी कि काफी ज्ञान हासिल करना तभी तुम डिटेल में पढ़ोगे, नहीं तो क्या मतलब है क्या तुम डिटेल में पढ़ने की। एक्सटेंसिव रीडिंग का मतलब होगा एंजॉय के लिए पढ़े, नॉवेल पढ़ लिए, थोड़ा सा कोई कहानी उन्हें पढ़ लिए, है ना। तो ये आउटसाइड क्लासरूम होगा, कॉमन सी बात है। जब एंजॉय के लिए पढ़ेगा तो हम आउटसाइड क्लासरूम भी पढ़ सकते हैं, इसीलिए आउटसाइड द क्लासरूम इन मोस्ट ऑफ द केसेज। तो पूछेगा आपसे कि क्लासरूम के अंदर किस प्रकार की रीडिंग होगी, इंटेंसिव। क्लासरूम के बाहर किस प्रकार की रीडिंग होगी, एक्सटेंसिव। बाहर मतलब एक्सटेंसिव, अंदर मतलब इंटेंसिव, ठीक है। अगर साइट वर्ड, साइट वर्ड क्या होता है, साइट वर्ड्स आर द वर्ड्स दैट अपीयर मोस्ट फ्रीक्वेंटली इन आवर रीडिंग एंड राइटिंग। यानी कि ये जो वर्ड होता है ये हमेशा अपीयर होता है जब हम रीडिंग करते हैं और राइटिंग करते हैं। जैसे लुक, लॉन्ग, लिसन, है ना, ये बर्थ, राइट, यानी कि ये सब मोस्ट फ्रीक्वेंट वर्ड है ना। लॉन्ग, लुक, लिसन, ये कई बार आता है ना, मोस्ट फ्रीक्वेंट आता है। अब स्कैनिंग, ये सब पढ़ने का तरीका इतना बता रहे हैं हम लोग, 18 नंबर पे आ गए, 21 नंबर पे। स्कैनिंग क्या होता है, स्कैन कभी करवाए मोबाइल का कि इसका किसी फोटो का स्कैन या किसी डॉक्यूमेंट का स्कैन, है ना। तो स्कैन का मतलब वही होता है टू लुक एट और रीड एवरी पार्ट ऑफ समथिंग क्विकली अंटिल यू फाइंड दैट यू आर लुकिंग फॉर। यानी कि हम मतलब स्कैन करते हैं, जैसे कोई किताब आया तो हम किताब ऊपर से नीचे नहीं पढ़कर थोड़ा सा सही निगाह से देखते हैं इसमें क्या 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 क्या, अच्छा ठीक है ठीक है। यानी कि एवरी पार्ट को हम कहीं कहीं थोड़ा सा स्कैन कर लेते हैं, ऊपर में क्या लिखा है, बीच में क्या लिखा है, अच्छा अंत में क्या लिखा है, बीच में कार्टून है ठीक है, ऊपर में ये लिखा है ऊपर, यानी कि स्कैन करना ऊपर से नीचे तक, ठीक है। स्कैनिंग इज रीडिंग अब रेपिडली इन ऑर्डर टू फाइंड स्पेसिफिक डिटेल। मान लो हमको ढूंढना है कि मान लो पॉलिटिकल साइंस में आपको ढूंढना है किसी टॉपिक के बारे में, कि मान लो कि राष्ट्रपति पढ़ रहे हो, टॉपिक पढ़ रहे हो, तब राष्ट्रपति के बारे में कुछ डिटेल ढूंढना तो आपको स्कैन करके वहां तक ढूंढ लेना कि अच्छा यहाँ पे कहाँ कहाँ लिखा हुआ है। तो फाइंडिंग ए वर्ड इन डिक्शनरी, अच्छा जब हम डिक्शनरी में वर्ड खोजते तो वो भी स्कैनिंग ही हो गया, हम डायरेक्ट उस वर्ड पे ध्यान देते हैं जो हमको ढूंढना है, तो वो स्कैनिंग कहलाएगा। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा टू फाइंडिंग वर्ड्स इन डिक्शनरी आर विच टाइप ऑफ स्किल, क्या कौन सा होगा, स्कैनिंग क्या होगा, अरे बोल ना रे।
हेलो, स्कैनिंग। बोलते बोलते मेरा गला सूख रहा है, तुम मजे ले रहे हो क्या है? स्कैनिंग। अब दूसरा स्क्रीनिंग क्या है? स्क्रीनिंग। स्किमिंग में क्या होता है, इससे थोड़ा डिफरेंट है। स्किमिंग इज रीडिंग इन ऑर्डर टू गेट इट जनरल ओवरव्यू ऑफ द मटेरियल, समराइज समथिंग। अच्छा, स्किमिंग में क्या होता है कि हम एक तरह से सारांश समझ लेते हैं क्या है, मतलब पूरा नहीं ऊपर नीचे स्कैन नहीं करेंगे, एक तरह से मतलब थोड़ा जनरल ओवरव्यू देख लेंगे। अच्छा इसमें क्या है ना, थोड़ा सा मतलब कोई किताब हम कब क्यों खरीदते हैं, तो बताओ। कोई किताब खरीदने जा रहे हो तो मैं स्कैन करते हो क्या स्किमिंग करते हो, बताओ। ओवर होता क्या है इसमें, ये क्या होता है स्क्रीनिंग में, क्या होता है ओवरव्यू करते हैं हम कि मतलब ऊपर ऊपर ही देखते हैं कि इसमें क्या क्या हो सकता है, मतलब ओवर हाँ उसको समराइज करके निकालते हैं कि अच्छा इस चीज को हम टॉपिक में हम ये चीज हाँ इस बुक में हमको ये चीज मिल सकता है। हाँ, तो स्किमिंग में आ जाएगा। हाँ सही सही बोले, हाँ सही बोले। यानी कि समराइज हमको करके निकालते, मान लो हमको कोई सिटा का किताब खरीदना है, तो हम जब इतना पढ़ाई कर लिए हैं तो हमारे पास एक आइडिया है ना कि अच्छा पेडागोजी में ये सब टॉपिक आता है, ये सब टॉपिक आता है, आपको पता है। तो आप किसी किताब को खरीदेंगे तो एक बार उस टॉपिक पे जाएंगे, उस चैप्टर पे, और थोड़ा देखेंगे डिटेल में कि अच्छा क्या है, ऊपर नीचे देखेगा अच्छा इसी टर्म्स की है जिन पे आ जाए, अच्छा ये सब ठीक ठाक दिया है, स्कैन कर लिए। नहीं स्कैन करना वो अलग हो गया, लेकिन एक ही बार हम क्या करेंगे, मतलब जनरल ओवरव्यू ले लेंगे टॉपिक में, ये टॉपिक में हेडिंग देख लेंगे, हेडिंग देख के तो अंत में आ जाएंगे, समरी पे आ जाएंगे। वो हो गया स्कीमिंग, अंत में आ जाना, समराइज करना। ठीक है, अब समझ में आ गया, बढ़े आगे। यस। ये सब वर्ड का खेल है, 2-3 बार ऑडियो सुनना है, एक ही शॉट में एक दम पे 2 घंटा 1 घंटा जो लगे बढ़ा के स्पीड करके, और 2-3 बार सुन के चले जाना है, वही वर्ड का खेल है। अब नेक्स्ट है लेक्सिकल वर्ड। क्या होता है? लेक्सिकल वर्ड, इसको कई बार हम कंटेंट वर्ड भी कहते हैं। तो लेक्सिकल वर्ड आर आल्सो नोन एज कंटेंट वर्ड, दे हैव देयर ओन इंडिपेंडेंट मीनिंग। अच्छा, लेक्सिकल वर्ड का अपना एक इंडिपेंडेंट मीनिंग होता है, जैसे वाटर है, किड है, स्कूल है, यानी एज वेल एज है, यानी कि इसका कोई संबंध इससे नहीं है। पानी है पानी है, किड है तो किड है, स्कूल है तो स्कूल है, यानी कि कोई इंडिपेंडेंट मीनिंग उससे आ रहा है। ठीक, कंटेंट वर्ड भी इसको बोलते हैं। नेक्स्ट है कॉन्ट्रास्टिव पेयर या मिनिमल पेयर भी बोलते हैं। जैसे मान लो एक कॉन्ट्रास्टिव पेयर ऑफ वर्ड इज पेयर ऑफ वर्ड्स दैट आर द सेम एक्सेप्ट फॉर कॉन्ट्रास्टिंग लेटर। देखो कॉन्ट्रास्ट याद है, उतना ध्यान नहीं रखना। कॉन्ट्रास्ट का मतलब होता है कि उसी के जैसे मिलते जुलते है ना। जैसे मान लो एक टेक है, टेक, टेक और टेक में क्या थोड़ा थोड़ा अंतर है ना, टेक और टेक में थोड़ा अंतर है। टीम है TEAM वर्सेस डी, यानी कि उसी से कॉन्ट्रास्ट मिलता जुलता वर्ड है, उसी को बोलते हैं कॉन्ट्रास्टिव पेयर या मिनिमल पेयर। बस इतना ही ध्यान रखना है। ये टीचिंग लर्निंग प्रोनाउंसिएशन में यूज किया जाता है ना। अच्छा, अब है 25 में इंटोनेशन। क्या है? इंटोनेशन। ये क्या होता है? वेरिएशन इन द टोन पिच, राइज एंड फॉल। अच्छा, अभी जो हम पढ़ा रहे हैं, कई बार देखना तो थोड़ा तेज बोलते हैं, फिर थोड़ा स्लो बोलते हैं, किसी वर्ड पे जोर देते हैं, इसको बोलते हैं इंटोनेशन। यानी कि जो हम वेरिएशन लाते हैं अपने टोन में, पिच में, बातचीत के माध्यम से, उसी को बोलते हैं इंटोनेशन। क्या बोलते हैं? इंटोनेशन। राइज एंड फॉल, राइज एंड फॉल इसलिए लिखा हुआ है, कई बार हम जोर से बोलते हैं राइज करते हैं, जब फिर हम धीरे बोलते हैं किसी टॉपिक को, फॉल होना हो गया। लेकिन शब्दों का उतार चढ़ाव को बोलते हैं इंटोनेशन। ठीक है, इंग्लिश में बोलेगा वेरिएशन इन द टोन। ओके, आगे बढ़ते हैं। 26 नंबर ये है साउंड इन इंग्लिश लैंग्वेज। अच्छा, साउंड किस किस टाइप का होता है? ये फोनीम यानी कि साउंड इसको बोलते हैं। ये टोटल 44 साउंड होता है, इसमें 20 वॉवेल साउंड होते हैं, 24 जो होते हैं कॉन्सोनेंट साउंड होते हैं। अच्छा, ये पता है कि A to Z 26 लेटर होते हैं, सब पता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। नंबर ऑफ वॉवेल साउंड 20, नंबर ऑफ वॉवेल इज, अच्छा ये ध्यान रखना है, नंबर ऑफ वॉवेल इज 5, सबको पता है, E I O U। लेकिन जब आपसे क्वेश्चन पूछेगा नंबर ऑफ वॉवेल साउंड कितने होते हैं, तो ये 20 होते हैं। ये बच्चे वो तो कंफ्यूज कर जाते हैं। ठीक है, ऑप्शन देगा 5, 20 ऐसे करके, तो 5 नहीं मारना है। वॉवेल साउंड से पूछ रहा है, साउंड कितना हुआ? 20, वॉवेल होगा 5, सबको पता है। अच्छा, नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड, ये साउंड ही क्वेश्चन पूछता है, उससे बच्चा वाला नहीं पूछेगा। कॉन्सोनेंट साउंड होते हैं 24 और वॉवेल साउंड होते हैं 20। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डिप्थोंग्स क्या होता है? 27 नंबर है डिप्थोंग्स।
डिप्थोंग्स क्या होता है? साउंड फाउंड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ टू वॉवेल्स इन ए सिंगल सिलेबल इन विच द साउंड बिगिंस एज वन वॉवेल एंड मूव्स टुवर्ड्स अनदर। जैसे मान लो क्या है कि टू वॉवेल्स इन ए सिंगल सिलेबल, इसमें दो मतलब वो आ जाएगा, वो क्या कहते हैं वॉवेल। कैसे? जैसे मान लो A E I O U, पांच वॉवेल है ना, AEIOU। जब कोई वर्ड को आप पढ़ोगे इसमें एक से अधिक वॉवेल आ जाएगा, इसका मतलब है वो डिप्थोंग्स है। कैसे? COIN, कोइन है ना, इसमें दो वॉवेल आया है ना, O भी आया और I भी आया। लाउड आया AEIOU, यानी कि O भी आया U भी आया, यानी दो साउंड आया ना वॉवेल का। फिर आई, डाई, डाई में I भी आया E भी आया, रिसीव में E भी आया I भी आया, और इसी प्रकार से इसी को बोलते हैं डिप्थोंग्स। इसमें कोई लॉजिक नहीं है, बस समझना, दो वॉवेल आएगा उसको डिप्थोंग्स बोलेंगे। डिप्थोंग्स को बोलेंगे, देखो आपने मैंने पहले पढ़ाया था, ये दो वर्ड हमने बताया था कि मोनोलॉग होता है, डायलॉग होता है। मोनोलॉग मतलब एक तरफा संवाद होता है, हम एक ही आदमी बोलता रहता है, अगला आदमी चुप रहता है। डायलॉग में दोनों बोलता है, तो डायलॉग से डी बना है, डायथोंग्स। डायलॉग मतलब दो, डाय मतलब दो होता है। इसी प्रकार से दो साउंड जब रहेगा वॉवेल का उसको बोलेंगे डायथोंग्स। क्या बोलेंगे? डायथोंग्स। आर्टिकुलेटर्स, नेक्स्ट वर्ड क्या है? आर्टिकुलेटर्स। एनी वॉवेल ऑर्गन दैट टेक पार्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ स्पीच साउंड, यानी कि जब मतलब कोई वोकल ऑर्गन है, एनी वोकल ऑर्गन, यानी कि जो हम बोलते हैं, जो हमारा ऑर्गन है गला का, ये वो जो तालू है, इसको बोलते हैं वोकल ऑर्गन। दैट टेक्स पार्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ स्पीच, यानी कि जो पार्ट शामिल होता है हमारे स्पीच को प्रोडक्शन करने में, यानी कि जो हम स्पीच बोलते हैं उसको प्रोड्यूस करने में, उसी को बोलते हैं क्या? आर्टिकुलेटर। नहीं करता, आर्टिकुलेट करता है, इसको वो सहायता करता है, आर्टिकुलेटर। ठीक है। नेक्स्ट है सिंटैक्स, स्टडी ऑफ रूल और स्ट्रक्चर। सबको पता है सिंटैक्स पढ़ते हैं बचपन से, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट होता है। जैसे आई गो टू स्कूल, इसमें सिंटैक्स के आधार पे काम करता है। सिंटैक्स मतलब होता है स्टडी अबाउट द रूल्स। ठीक है। सिमेंटिक्स क्या है? सिमेंटिक्स, सिमेंटिक में क्या? स्टडी ऑफ मीनिंग और सेंस। जैसे मैडम ड्राइव से बाइसिकल, ये सिमेंटिक इरर क्या है? हर वर्ड्स की मीनिंग निकल कर आती है ना, सिमेंटिक इरर। मैडम ड्राइव्स ए बाइसिकल, यानी कि किसी जब सेंटेंस का जब हम मीनिंग निकालेंगे, सेंस निकालेंगे, उसको बोलते हैं सिमेंटिक्स। ठीक है। देखो सीमेंटिक, मीनिंग से बना है मेंटिक्स, ऐसे भी याद रखने के लिए जरूर सकते हो, जरा दिमाग नहीं लगाना है। सीमेंटिक, सुन रहे हो कि सो गए हो? सुन रही हूँ, नहीं सुन रही हाँ हूँ। बीच में, हाँ तुम तो कम से शांत हो वहाँ पे, तुम तो हेलो 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 बोलो बीच में। ठीक है। फोनिम, फोनिम मतलब क्या होता है? स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ साउंड। पूछेगा आपसे, डायरेक्ट नहीं क्वेश्चन नहीं आता है कि स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ साउंड क्या कहलाता है? फोनिम। क्या कहलाता है? फोनिम। साउंड किसका है? साउंड। साउंड में होता है फोन, फोन से लोग बात करता है ना, याद रखना, फोनिम। ठीक है। दूसरा है मॉर्फीम, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मीनिंग। मॉर्फीम यानी कि एम से मीनिंग, एम से मॉर्फिन, ऐसे याद रखना। ठीक है। मॉर्फिन मीनिंग, फोन से साउंड। ठीक है। अब होमोग्राफ, होमोग्राफ क्या होता है? होमोग्राफ इज ए वर्ड दैट शेयर्स द सेम रिटन फॉर्म्स एज अनदर वर्ड बट हैज ए डिफरेंट मीनिंग, यानी कि वह सेम मतलब एक तरह से रिटन फॉर्म में रहता है बट उसका मीनिंग अलग होता है ना। जैसे कई बार हम लोग बोलते हैं कि एक ही वर्ड होता है, उसका मीनिंग संदर्भ के मुताबिक बदल जाता है ना। चलो आगे देखते हैं। एक मिनट, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। आगे देखते हैं। ठीक है। आपको ज्यादा है नहीं। जैसे मान लो लीड हम पढ़ते हैं, LEAD, लीड, और पढ़ते LEAD, दोनों में अंतर आ गया ना अर्थ में। लिखा हुआ तो सेम है, अर्थ बदल गया है ना। PDF देखो समझ में आएगा जो हम बोल रहे हैं। इसमें क्या प्रोनाउंसिएशन जो है, साउंड्स कैन बी सेम और डिफरेंट हो सकता है। अब होमोफोन, होमोफोन में क्या होता है? होमोफोन इज वर्ड दैट इज प्रोनाउंस्ड टू द सेम एज अनदर वर्ड बट हैज ए डिफरेंट स्पेलिंग। जैसे मान लो टू, देखो एग्जांपल समझ में आएगा, याद रखना। होमोफोन यानी कि टू, जैसे मिस्टर टू मतलब क्या? तो दो, और TOO है, क्या है? TOO, इसका मतलब होता है, इसका मीनिंग अलग हो गया ना। कहता आई टू वांट टू गो टू मार्केट,
मैं भी मार्केट जाना चाहता हूँ। इसका मतलब है कि आई टू, यानी कि टी डब्ल्यू मतलब हो गया भी, एक टी डब्ल्यू का मतलब हो गया दो, यानी कि बोलते हैं सेम बट मीनिंग क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। ठीक है, रहता है। डिफरेंट स्पेलिंग एंड मीनिंग, स्पेलिंग भी डिफरेंट है, मीनिंग भी डिफरेंट, इसी को बोलते हैं होमोफोन। ठीक है, हाँ होमोफोन मतलब क्या, होमोफोन मतलब स्पेलिंग भी डिफरेंट है और मीनिंग भी डिफरेंट है। मीनिंग भी डिफरेंट है। ठीक है, चलो, प्रोनाउंस का सेम, लेकिन प्रोनाउंस सेम होता है, ध्यान रखना। होमोफोन, फोन मतलब क्या, प्रोनाउंस, यानी कि हम प्रोनाउंस कर रहे हैं सेम बट मीनिंग अलग अलग निकल रहा है। अब होमोनिम, होमोनिम पता ही है, होमोनिम मतलब इज ए वर्ड दैट इज स्पेल्ड एंड प्रोनाउंस लाइक अनदर वर्ड बट हैज ए डिफरेंट मीनिंग। अब सूट है, SUIT, अब दोनों का बल्ला मतलब जैसे मान लो बैट है, बैट मतलब एक बल्ला होता है, बैट मतलब चमगादड़ होता है, यानी कि दोनों का जब स्पेलिंग और प्रोनाउंसिएशन जो होगा लाइक अनदर वर्ड, यानी कि दोनों सेम होगा, लेकिन जब मीनिंग निकालेंगे तो अलग हो जाएगा, है ना। जैसे मान लो ये था ना बल, ये बैट, BAT, बैट, बैट होता है बल्ला, एक होता है चमगादड़। जैसे मान लो राइट, है ना, राइट मतलब अधिकार भी होता है, एक होता है राइट भी होता है, तो दोनों का अलग अलग हो जाता है। एक होता है दंगा होता है ना, राइट मतलब हो गया दंगा हो गया कई बार, तो उसको बोलते हैं कि इस डिस्ट्रिक्ट में राइट हो गया, तो राइट अधिकार होता है, एक राइट दंगा होता है। चलो, अब पैराफ्राइजिंग जो बताए थे वही बात है कि मतलब अपने आइडिया को मतलब अपनी भाषा में लिखना, सेम आइडिया रहेगा, है ना। समवन एल्स आइडिया इन ओन वर्ड्स, यानी कि हम कुछ बताए उसको अपनी भाषा में लिख देंगे, उसको बोलते हैं पैराफ्राइजिंग। ठीक है, अगर नोट टेकिंग पता है, जब हम इन द प्रैक्टिस ऑफ रिकॉर्डिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम अदर डिफरेंट सोर्स एंड प्लेटफॉर्म, टेकिंग नोट्स ड्यूरिंग लेक्चर। अब इसे मान लो बोल रहे हैं, लेक्चर दे रहे हैं, तो और आप चाहें तो साथ में कुछ कुछ नोट भी कर सकते हो, उसी को बोलते हैं नोट टेकिंग। ठीक है, टिप्स फॉर नोट टेकिंग, राइटिंग ओनली इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। अक्सर बोलते हैं पूरा सेंटेंस नोट्स में कभी नहीं लिखना चाहिए कि नेम चॉम्स्की के अनुसार, नेम चॉम्स्की का कहना है, भाई वो क्यों कहना है लिख रहे हो, पॉइंट पे आओ ना, साउथ पे। नेम चॉम्स्की किसकी बात करता है, नेम चॉम्स्की इनेट एबिलिटी की बात करता है, तो सिर्फ इनेट एबिलिटी लिखो, आगे बढ़ो, बच्चे की तरह पूरा सेंटेंस नहीं लिखना है, इसी को बोलते हैं नोट टेकिंग टेक्निक। ठीक है, दूसरा है कि यूज फ्रेज और वर्ड, सिर्फ वर्ड लिखो, सेंटेंस मत लिखो, तभी तुम याद कर पाओगे, नहीं तो याद नहीं कर पाओगे। ठीक है, चलो आगे ये कहता है कि फॉलो ए पैटर्न और ग्रामेटिक फॉर्म और फ्लो चार्ट, फ्लो चार्ट का इस्तेमाल कीजिए। ठीक है, ये सब पॉइंट है, कोई बात नहीं, आगे बढ़ते। नोट मेकिंग है, वो नोट टेकिंग टेक्निक था। नोट मेकिंग क्या होता है, नोट मेकिंग इज नॉट जस्ट अबाउट राइटिंग डाउन everything in your hear or read. It is a process of pre-reviewing and connecting and synthesizing ideas. Like वही बात है कि नोट मेकिंग में क्या होता है, हमको सब उतार नहीं देना है जो किताब में लिखा है, हमको अपनी भाषा में समझ में आ रहा है उसको रिव्यू करके मतलब कनेक्ट करके कुछ एक सेंटेंस लिख देना जिससे कि हमें याद रहे। ठीक है, जैसे मान लो हमने जो लिखाया था, जो कीवर्ड पॉजिटिव नेगेटिव क्या था, वो नोट मेकिंग था। ठीक है, क्योंकि हमने सिर्फ वर्ड लिखाया जो समझ में आता था उसमें CDP में। ठीक, आगे बढ़ते हैं। नहीं, वर्ड सिर्फ लिखाए थे सब 50-60 वर्ड। चलिए, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड क्या होता है, इसको नहीं, इसके मतलब कुछ नहीं है, अच्छी से थोड़ा पढ़ लेते हैं। ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड जो होता है, क्लासेस स्टूडेंट्स लर्न ग्रामेटिकल रूल एंड देन अप्लाई दोज रूल्स बाय ट्रांसलेटिंग सेंटेंस बिटवीन द टारगेट लैंग्वेज अच्छा एंड द नेटिव मदर टंग लैंग्वेज। देखो इसमें क्या होता है कि यूज ऑफ मदर टंग, यूज ऑफ डिडक्टिव मेथड, इसमें मेन ध्यान ये रखना पड़ता है कि मान लो तुमको कोई अनुवाद करना है, ये समझने वाली बात है, तो अनुवाद में तुम ग्रामर तो जानते हो ना, ग्रामर तुम अनुवाद से कर लोगे, लेकिन ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड में ये होता है, ग्रामर जानते हुए भी हम जब सेंटेंस लिखेंगे, सेंटेंस लिखने में हमको टारगेट लैंग्वेज को ध्यान रखना है कि हम किसके लिए लिख रहे हैं। मान लो तुम हिंदी में किताब लिख रहे हो, तुम ग्रामर तो जानते हो किसके आता है, तीन कुछ लिखेंगे, लेकिन अगर तुम भाषा जिसके लिए लिख रहे हो वो भाषा में अभिव्यक्त नहीं कर पा रहे हो, तुम्हारा वो अनुवाद सही नहीं माना जाएगा। इसलिए ग्रामर के साथ साथ टारगेट लैंग्वेज ध्यान रखना है। टारगेट लैंग्वेज क्या होगा, जो हमारा नेटिव होगा, जो मदर टंग होगा, उसी को बोलते हैं टारगेट लैंग्वेज, है ना। तो ये ध्यान रखना है। तो ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड जो होता है ओल्डेस्ट मेथड है, ऑल्सो नोन एज ट्रेडिशनल मेथड। यूज ऑफ मदर टंग ध्यान रखना है कि जब ट्रांसलेशन करेंगे
तो हम किसका यूज करेंगे, मदर टंग का। और यूज ऑफ डिडक्टिव मेथड, इंडक्टिव मेथड में क्या बताए थे कि उदाहरण से नियम की ओर, लेकिन जो डिडक्टिव मेथड हमने बताया उसमें बताया था नियम से उदाहरण की ओर, है ना, नियम से उदाहरण की ओर, यानी कि हम उदाहरण ज्यादा देंगे नियम कम बताएंगे, तभी जाके उसका उदाहरण इसका ट्रांसलेशन करना फायदा होगा। ठीक है, आगे डायरेक्ट मेथड 42 पे आकर थोड़ा हम रेस्ट करेंगे, 5 मिनट का ब्रेक लेंगे। पहला है डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड में क्या है कि द डायरेक्ट मेथड ऑफ टीचिंग विच इज someone's called the natural method and is often used in teaching foreign language. The reference from using the learner's native language use only the target language. मेन वही है डायरेक्ट मेथड से हम क्या करते हैं ना कि मान लो फॉरेन लैंग्वेज को सिखाना है ना, तो लर्नर्स नेटिव लैंग्वेज यूज ओनली द टारगेट लैंग्वेज। मतलब जो उसका नेटिव लैंग्वेज है ना, मान लो हमको तुमको विदेशी भाषा सिखाना है, डायरेक्ट हम क्या होगा कि हम मतलब उस भाषा में तो बात करेंगे, लेकिन वही है कि हम उसको थोड़ा मदर जो उसका नेटिव लैंग्वेज है उससे रिफ्रेन करने की कोशिश करेंगे, बचने की कोशिश करेंगे, है ना। एंड यूज ओनली द टारगेट लैंग्वेज, तभी तुम अंग्रेजी सीख पाओगे ना। मान लो हमको तुमको अंग्रेजी सिखाना है और हम हमेशा हिंदी में बोलेंगे हर चीज, तो तुम्हारी इंग्लिश अच्छी नहीं होगी। हम इंग्लिश में ही बार बार बोलेंगे उस सेंटेंस को, आर यू गेटिंग माई पॉइंट, आर यू गेटिंग एनीबडी एल्स, तो इसका मतलब तुम उस वर्ड को सीख जाओगे बोलते बोलते। अच्छा एनीबडी एल्स का मतलब होता है कि चलो किसी को डाउट भी है बताओ, तो हाथ खड़ा करो। तो वो कहना ये चाह रहा है डायरेक्ट मेथड में कि हमको अगर कोई लैंग्वेज सिखाना है तो हमको डायरेक्ट मतलब नेचुरल मेथड से सिखाना है। ब्रैकेट में लिख लो अपने कॉपी में नेचुरल मेथड, है ना। और नेचुरल मेथड क्या होगा, इस भाषा में तुम सिखा रहे हो उसी भाषा में डायरेक्ट जाओ। तुमको रिफ्रेन होता है उससे दूर रहना, यानी रिफ्रेन फ्रॉम यूजिंग द लर्नर्स नेटिव लैंग्वेज। हम उन्हें ठेठी बोलने लगेंगे तुम बोलो बोलो ऐसे, तब तो इंग्लिश सीखोगे नहीं, तब और नहीं सीखोगे। इसीलिए यूज ओनली टारगेट लैंग्वेज। टारगेट लैंग्वेज हमारा क्या है, जो हम सिखाने वाले हैं। अब समझ में आया? Yes. अच्छा, और इसमें कौन सा मेथड काम करेगा, इंडक्टिव मेथड। कौन सा मेथड, इंडक्टिव मेथड, यानी कि नियम से उदाहरण की ओर, है ना, ज्ञात से अज्ञात की ओर, यही था ना, विशिष्ट से सामान्य की ओर, यही था ना। यानी कि जब तक हम उसको नियम नहीं बताएंगे डायरेक्ट मेथड काम नहीं करेगा। ठीक है, बाबू उठी होगी, अरे वही बाबू उठी होगी। लैंग्वेज अक्रॉस द कैरिकुलम, LAC क्या होता है, यूज ऑफ लैंग्वेजेस इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ अदर सब्जेक्ट ऑल्सो, सच यूजिंग इंग्लिश इज द such as using English is the study of history or other subject। लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम का मतलब ये हो गया कि मतलब कोई ऐसा भी मतलब भाषा हमें सीखना है, सब्जेक्ट सीखना है जो हमारे लैंग्वेज के कॉन्टेक्स्ट से बाहर हो, है ना। हम मान लो इंग्लिश सीखना है, हिस्ट्री सीखना है, जो हमारे विषय में नहीं है, उसी को बोलते लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम। और ये NEP 2020 में क्या है ना, ये अब इस बार इसका प्रावधान किया गया है। मान लो आप साइंस के स्टूडेंट हो, तो ये अभी याद आ गया तो समझा दे रहे हैं, इसी समझ में आ जाएगा। लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम मतलब हो गया कि हमारे करिकुलम में नहीं है, उसके बावजूद भी उससे बाहर जाके सीख रहे हैं कोई लैंग्वेज। तो इस बार प्रावधान ये है कि कोई बच्चा अगर मान लो साइंस से कंप्यूटर साइंस पढ़ाई कर रहा है, MBA कर रहा है, BBA कुछ भी कर रहा है, उसका हमारा हिस्ट्री पढ़ने का, तो MBA करते के साथ साथ वो हिस्ट्री दो ऑप्शन के रूप में बगल में चूज कर सकता है, उसके लिए कोई रोक टोक नहीं है। भले वो क्वालिफाई करेगा MBA, बट वो साइड में सब्सिडरी विषय के रूप में हिस्ट्री रख सकता है, उसका मन है हिंदी रखने का, तो वो MBA करते हुए हिंदी भी रख सकता है। ये फ्लेक्सिबिलिटी अब NEP यानी कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो आई है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020, उसमें इस बात का प्रावधान किया गया है। इसी को बोलते हैं लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम। समझ में आया? अब है मल्टीलिंगुअलिज्म। मल्टीलिंगुअल में तो वही होता है, मेनी लैंग्वेज डाइवर्सिटी रिसोर्स एसेट। ये क्वेश्चन पूछेगा, आउट है क्वेश्चन, यह ध्यान रखना कि मल्टीलिंगुअलिज्म जो होता है, एक रिसोर्स होता है, यही वर्ड आएगा ऑप्शन में, या रिसोर्स होता है, डाइवर्सिटी होती है, मेनी लैंग्वेजेस का डिस्ट्रक्ट होता है, और एसेट के रूप में काम करता है। ये 3 कीवर्ड आएगा बार बार, डाइवर्सिटी, रिसोर्स और एसेट। बोलो मेरे साथ, बोलो क्या क्या, डाइवर्सिटी, रिसोर्स, एसेट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 41 है, बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल क्या होता है, BICS, बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल refers to linguistic skill needed in everyday social face-to-face interaction, basic skill for communication। यानी कि इसको बोलते हैं एक तरह से
ऐसा क्वेश्चन होना चाहिए जो हम डेली लाइफ में यूज करते हैं, बातचीत में यूज करते हैं, फेस टू फेस जब किसी से मिलते हैं तो हम कैसे बात करते हैं। ये स्किल नहीं है तो कई बार पढ़ा लिखा इंसान भी मूर्ख कहला जाता है, क्योंकि वो जब बात करता है तो उसको बात करने का ढंग ही नहीं है सामने वाले से। भले घर में लड़ाई करता है उससे मतलब नहीं है, जब आप पब्लिक लाइफ में जाओगे तो आपको वो स्किल आना चाहिए ताकि आप पब्लिक से डील कर पाओ। अगर ये स्किल नहीं है तो आप बाहर में मूर्ख कहलाओगे, घर में शेर कहलाओगे। ठीक है, तो घर में शेर नहीं बनना है, बाहर में शेर बनना है, घर में मूर्ख रहना है। इसी को बोलते हैं बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल। इसीलिए कहा जाता है दो लाइफ हमारा होता है, सब पढ़ने की बात है, पढ़ना चाहिए, समझना तो इसको अप्लाई ही करना चाहिए। एक होता है पब्लिक लाइफ होता है, एक होता है प्राइवेट लाइफ होता है। जो पब्लिक लाइफ होता है वो इंसान बिल्कुल अलग होता है, और जो प्राइवेट लाइफ होता है वो इंसान बिल्कुल अलग होता है। जो नेचुरल इंसान होता है वो प्राइवेट लाइफ में होता है, जो पब्लिक लाइफ होता है उसको डील करना होता है प्रोफेशनल तरीके से। इसलिए पब्लिक लाइफ में हमें डील करने का स्किल होना चाहिए। जैसे मनोरंजन पब्लिक लाइफ में डील करते हैं, तो ये कस्टमर से जब बात करेंगे ना, ये पर्सनल लाइफ में बात नहीं करेंगे पर्सनल लाइफ की तरह। ये बिल्कुल कभी डांटेंगे फटकारेंगे कहीं अपने जूनियर को, कई बार हो सकता है उसको समझाएंगे बुझाएंगे। ये होता है प्रोफेशनल स्किल होता है, और यही स्किल की डिमांड होता है जॉब के लिए। इसलिए इंटरपर्सनल स्किल बहुत ज्यादा जरूरी होता है। समझ में आया इतना कहानी कहने का मतलब? ठीक है, हाँ। आगे बढ़ते हैं। लास्ट पॉइंट है कॉग्निटिव एकेडमिक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी। इसका मतलब ये होगा रेफर्स टू लिंग्विस्टिक स्किल टू अंडरस्टैंड एंड डिस्कस द कंटेंट। यानी कि आपके पास वो लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी इतना होना चाहिए। जैसे मान लो हमने एक अभी पढ़ाया आपको बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल क्या होता है। हमने तुरंत एग्जाम्पल दे दिया पर्सनल लाइफ का, प्राइवेट लाइफ का, रमन का एग्जाम्पल दे दिया, कस्टमर का एग्जाम्पल दे दिया। क्या इसमें लिखा हुआ है? नहीं, ये कहाँ से आया? दिमाग से। जादू से, दिमाग से आया। ये इसको बोलते हैं लिंग्विस्टिक स्किल बोलते हैं। हमारे पास ईश्वर ने भाषाई कौशल दी है, हम एक बात बोलेंगे 50 बात अलग से बोल सकते हैं उसी से जुड़ा हुआ, ताकि और बच्चे उसको समझ पाए अच्छे से। इसको बोलते हैं भाषाई कौशल। इसी को बोलते हैं कॉग्निटिव एकेडमिक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, CALP। इसी के साथ ये 42 जो कीवर्ड था इंग्लिश में, ये लगभग समाप्त हो गया, और मात्र अब 2 पेज बचा है। और अगर आप 2 पेज में, हाँ 1 और 2, अगर आप लोग 2-5 मिनट का ब्रेक लेकर, या जैसा भी कहें, या 1 मिनट का 2 मिनट का हल्का फुल्का बातचीत करते हुए इसको कर सकते हैं तो कर लेंगे, एकदम से खत्म हो सकता है। 2 पेज है मात्र, 2 पेज 1 पेज है, हाँ 1-2 पेज है मात्र। क्या करें बताइए? हाँ, कर सकते हैं। और सब लोग पूछो तब पानी पी लेते हैं। और रिकॉर्डिंग ऑन ही रखिएगा। क्या करना है? खत्म कर दे। खत्म कर दीजिए, 2 ही पेज है। और लोग हैं किसी और हो गए सब? हाँ? चलेगा। और लोग हैं? करें क्या? कर दें? हाँ लास्ट है तो रखने को फायदा भी तो नहीं है। ठीक है, 10-15 मिनट हम कर ही देते हैं और टेंशन खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलो कर फिर लेते हम हैं। लोग क्वेश्चन करेंगे। हाँ, थ्योरी क्लियर रहेगा, क्वेश्चन जब आएगा ना तो दिमाग में हिट करेगा। अच्छा हम पढ़े थे ये। यस। चलो आप पानी हाँ, पीजिए। हाँ पी ली। 1 घंटा 13 मिनट हो गया हम लोगों का, अब 15-20 मिनट कर लेते हैं। अच्छा यहाँ तक आ गए थे। एक मतलब सांस में हम लोगों ने मतलब 2-4-6 पेज 7 पेज पढ़ लिया लगभग, लेकिन बहुत ताकत लगा बताने में। चलो आगे बढ़ते हैं। अब स्टीफन क्राफ्टन। स्टीफन क्राफ्टन जो है वो क्या कहते हैं लैंग्वेज के बारे में थोड़ा देखते हैं। स्टीफन क्राफ्टन ये कहते हैं, ये बिलीव करते हैं इस बात में कि वी कैन एक्वायर ए सेकंड लैंग्वेज जस्ट लाइक आवर मदर टंग और फर्स्ट लैंग्वेज। बहुत अच्छी बात कहते हैं, बहुत बड़ी बात कहते हैं। ये कहते ये हैं कि जैसे हम मदर टंग सीखते हैं, मातृभाषा सीखते हैं, उसी प्रकार से हम मतलब जो सेकंड लैंग्वेज हमारा होता है इंग्लिश होता है, उसको भी हम सीख सकते हैं, है ना। वो ये कहते हैं कि स्टीफन क्राफ्टन प्रोपोज द 5 मेन हाइपोथेसिस फॉर सेकंड लैंग्वेज एक्वाजिशन एज गिवन बिलो। अब जैसे ये बताते हैं इससे हम मदर टंग सीख जाते हैं आसानी से, उसी प्रकार से हम सेकंड लैंग्वेज आसानी से सीख सकते हैं। उसके लिए 5 हाइपोथेसिस देते हैं। हाइपोथेसिस का अर्थ ये होता है, हिंदी में बोलते हैं परिकल्पना, और परिकल्पना का मतलब ये होता है कि हम किसी सुझाव के बारे में, किसी मुद्दे के बारे में अपना एक अनुमानित विचार देते हैं। अनुमानित, ये वर्ड ध्यान रखना, अनुमानित विचार देना।
कि ऐसा हो सकता है, उसी को बोलते हैं परिकल्पना, हाइपोथेसिस। तो इसका पहला ये होता है एक्वाजिशन, जो होता है लर्निंग हाइपोथेसिस। 5 है, ध्यान रखना है, यानी कि लर्निंग हाइपोथेसिस, दूसरा है मॉनिटर हाइपोथेसिस, तीसरा है नेचुरल ऑर्डर, चौथा इनपुट, और चौथा 5वां है एक्सेप्टिव फिल्टर हाइपोथेसिस। इसको डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये उतना नहीं पूछेगा, अगर बहुत पूछेगा ना तो स्टीफन क्रासन का नाम आपको ये ध्यान रखना है। ये बात ये करता है कि मदर टंग की तरह ही हम ना सेकेंड लैंग्वेज सीख सकते हैं, और ये 5 प्रकार का हाइपोथेसिस देते हैं। इसको 2-5 बार पढ़ लेना, याद हो जाएगा तो ठीक है, नहीं होगा तो फिर भी क्वेश्चन बन जाएगा। आगे हम क्वेश्चन में देख लेंगे जहाँ पे दिक्कत आएगी, ठीक है। नेक्स्ट उसी को समझाया गया है, तो अब देख लें क्या। अच्छा, तो देख लेते हैं। पहला जो पॉइंट था एक्वाजिशनल लर्निंग हाइपोथेसिस। ये कहते हैं कि एक्वाजिशन यानी कि जो हमने अर्जन बताया था ना, भाषाई अर्जन, है ना, तो ये सबकॉन्शियस प्रोसेस से होता है। यानी कि ऐसे होता है, पहले होता है कॉन्शियस, तब होता है सबकॉन्शियस, तब होता है अनकॉन्शियस। 3 होता है, तीनों सीक्वेंस में होता है। ये हमारे माइंड का 3 लेयर होता है। पहला होता है कॉन्शियस, दूसरा होता है सबकॉन्शियस, तीसरा होता है अनकॉन्शियस, चेतन, अवचेतन, और ये है अचेतन लास्ट में। तो जो सबसे दबी हुई हमारी इच्छा होती है, यानी जो सबसे लास्ट में होता है वो होता है अचेतन होता है, बीच में होता है अवचेतन, और ऊपर होता है चेतन। इसको इनका कहना, 1 मिनट लाइट कट गया, थोड़ा इसको लाइट लेते हैं। लाइट कहाँ है? फिल्टर रूम में होगा कहाँ पे? अच्छा, मिल गया। इसमें वही है, ये कहते हैं, ये है कि और पहला स्टेप ये हमें करना चाहिए, अगर कोई नया भाषा सीखना है तो सुन लेते हैं, काम आया हो सकता है। ये सबकॉन्शियस होता प्रोसेस होता है, यानी कि ये मतलब अपने आप होता है, बहुत अंदर हमारे माइंड के अंदर ये विश्वास होता है कि हम सीखेंगे। तो इसमें फॉर्मल लर्निंग होता है, इंस्ट्रक्शन देना पड़ता है माइंड को कि हमको सीखना है। ये कहना ये चाह रहे हैं कि तुम ये नहीं, अगर माइंड को इंस्ट्रक्शन दोगे कि हमको ये भाषा सीखनी है, तो माइंड एक्सेप्ट नहीं करेगा उस बात को, फिर तुम नहीं सीखोगे। जैसे मान लो हमको सीटेट पास करना है, नहीं करना है, तो तुम माइंड को इंस्ट्रक्शन दोगे ना कि तब ना तुम पढ़ोगे। तो इंस्ट्रक्शन नहीं दोगे तो नहीं पढ़ोगे, नहीं सीख पाओगे सीटेट। सबसे बेस्ट एग्जाम्पल याद आ गया, वही बात है। तुमको फॉर्मल इंस्ट्रक्शन देना पहला स्टेप में, हमको सीटेट पास करना है तो करना है, रात दिन नहीं करना है, तो पहला स्टेप हो गया। दूसरा स्टेप ये कहता है तुमको मॉनिटर करना है, यानी कि जो तुम मतलब दिमाग को इंस्ट्रक्शन दिए हो, तुम उसको मतलब मॉनिटर करो कि कैसे हम काम कर रहे हैं, क्या हम डेली क्लास कर रहे हैं, या हम डेली क्वेश्चन बना रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, तो उसको मॉनिटर करो। ये मॉनिटर कैसे होगा? ये मॉनिटर होगा हमारे खास करके जो यूजर्स हैं, मतलब ये थोड़ा टेक्निकल टर्म है, समझने के लिए समझ लो कि ये सब जो है हमको मॉनिटर करना पड़ता है, लर्निंग मॉनिटर एडिटर। तो एडिटर नहीं बनना है, ध्यान रखना है। तीसरा है नेचुरल ऑर्डर हाइपोथेसिस। इसमें क्या होता है? एक्वाजिशन ऑफ ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर फॉलो ए नेचुरल ऑर्डर विच इज प्रिडिक्टेबल। यानी कि हमने जो ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर होता है उसको ध्यान में रखना पड़ता है। और 4 होता है इनपुट। इनपुट मतलब होता है कि हमने क्या मतलब लिया अपने माइंड में, जो ग्रामर सीखा, क्या हमारा माइंड उसको इनपुट कर पा रहा है, नहीं कर पा रहा है। नहीं कर पा रहा है इसका मतलब है कि फिर पीछे जाना है, ऐसा स्टेप, यानी कि फिर से हमें माइंड को इंस्ट्रक्शन देना है, फिर से मॉनिटर करना है, और फिर से हमको क्या करना है, नेचुरल ऑर्डर में हमको आना है, ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर तैयार करना है माइंड में, तब जाके हम उसको प्रिडिक्ट कर पाएंगे, सीखेंगे कि नहीं सीखेंगे, पास होंगे सीखेंगे कि नहीं पास होंगे। और 4th होता है इनपुट। हम इनपुट चेक करेंगे कि हमारा इनपुट काम कर रहा है नहीं कर पा रहा है। हम जो शिकायत में पढ़ाई की है, जो हमें समझाया गया है, क्या मेरा माइंड उसको रिकॉल कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है, मेरे माइंड में कुछ गया है कि नहीं गया है, और गया तो इनपुट गया है, इसका मतलब आप उसको फिल्टर कर देंगे। इफेक्टिव फिल्टर हाइपोथेसिस, फिल्टर करके हम सही सवाल सॉल्व कर देंगे और हम शिकायत पास कर जाएंगे। तो लास्ट में याद रखना एक एक कीवर्ड ध्यान, अगर 5 से पूछ भी लेगा ना तो ध्यान रखना, पहला में लर्निंग हाइपोथेसिस, दूसरा होता है मॉनिटर होता है, तीसरा में होता है नेचुरल ऑर्डर, चौथा में होता है इनपुट, और 5 में होता है फिल्टर करना। बस इतना जगह नहीं था बताना, इतना फिर भी बता दिए। चलो आगे कंटिन्यू। अब है CCE, पूछता है ये वाला, ये DVI लिख लो तो पूछता है कंटिन्यूअस। कई बार इसका ना ये फुल फॉर्म पूछ लेता है, कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। क्या होता है? कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, है ना? यस, सतत और समग्र मूल्यांकन हिंदी में बोलते हैं, ठीक है। असेसमेंट है ये तरीका है CCE। असेसमेंट शुड बी ऑन द कंटिन्यूअस बेसिस थ्रू आउट द ईयर,
एंड शुड बी होलिस्टिक, यानी कि पूरे साल एक तरह से ये असेसमेंट बच्चे का होना चाहिए। जैसे मान लो तुम अगर थोड़ा बहुत जानते होगे तो जो कंटिन्यूअस प्रोसेस जो होता है ना वो थ्रू आउट द ईयर होता है, और जो कॉम्प्रिहेंसिव होता है इसका मतलब है इन ऑल द एस्पेक्ट, यानी कि समग्र रूप से हर सब्जेक्ट में। कि जैसे मान लो कि अगर मेडिकल स्टूडेंट से तुम कभी मिलोगे, मैं तो मिला था, तो उसमें जब उसके बारे में मैंने बात किया तो उसका एग्जाम जो होता है ना हर 3 माह पे होता रहता है, कभी मंथली भी होता रहता है। इसका मतलब ये है कि जो हम लोग एक ही बार एक साल में एग्जाम देते हैं या 6 महीने में कई बार एग्जाम देते हैं, लेकिन वो जो मेडिकल का बच्चा है वो लगातार मूल्यांकन से गुजर रहा है, अपने आप को कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन से गुजार रहा है। हर मंथ एग्जाम होता है मेडिकल स्टूडेंट का, मंथली होता है, फिर 3 मंथ पे होता है, यानी कि मंथली तो होता है फिर 3 मंथ पे होता है। इससे क्या होता है बच्चे लगातार सीखते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, और वही बच्चा फिर जाकर नीट क्वालिफाई करने के बाद जब मेडिकल तैयारी करता है तो देखना कि वो बच्चा ज़्यादा माइंड का तेज होता है। इसीलिए मेडिकल स्टूडेंट काफ़ी माइंड के होते हैं और काफ़ी ज़्यादा विद्वान भी होते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलो ये सब कुछ सीखना नहीं इसमें, हम डायरेक्ट पॉइंट पे आते हैं। अच्छा, कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन हमने बता दिया है क्या होता है। अब इवैल्यूएशन में क्या आता है, 2 तरह का पॉइंट आता है, पहला होता है असेसमेंट, दूसरा होता है मेजरमेंट, है ना। असेसमेंट क्या होता है, वी सी हाउ द चाइल्ड लर्न, हम देखते हैं कि बच्चा कैसे सीख रहा है और हम उसको एक तरह से फीडबैक देते हैं। अब मान लो फीडबैक अगर नहीं देंगे तो बच्चा क्या होगा, मायूस हो जाएगा, और सीख रहा है तो शाबाश बेटा बोलते हैं ना, उसको टॉफी भी देते हैं कई बार, कुछ दे देते हैं ताकि वो सीखता है। मेजरमेंट क्या होता है, इट मेजर द आउटकम इन द नंबर्स और परसेंटेज। मान लो तुमने ट्यूशन पढ़ा दिया बच्चे को, कोई ट्यूशन पढ़ाने के लिए कोई मास्टर साहब घर पे आते हैं, अब बच्चा रोज ट्यूशन पढ़ रहा है लेकिन मार्क्स आ गया उसकी 50%, तो तुम तो पकड़ के उसको धो दोगे। तुमको डेली ट्यूशन पढ़ाते हो, तुम करते क्या हो, ये करते हो ये करते हो, पढ़ते लिखते नहीं हो, ये सब क्या हो गया, ये तुम मेजरमेंट कर रहे हो, आउटकम देख रहे हो। तो हम तो ट्यूशन भी पढ़ाए, स्कूल में भी पढ़ाने के लिए गए, लेकिन उसका कोई आउटकम नहीं निकलता है, इसका मतलब है कि सब कुछ बेकार हो गया। और लास्ट में इवोल्यूशन, बेकार नहीं हुआ है, मतलब समझाने के लिए बोल रहे हैं, बेकार नहीं होता है, ऐसा नहीं सोचना है। जाने का हम आउटकम चेक करते हैं, ठीक है। लास्ट है इवोल्यूशन, इट इंक्लूड बोथ। अच्छा, अब तुमसे क्वेश्चन ये पूछेगा, यही ध्यान देना, इसलिए इतना बोल रहे थे। क्वेश्चन तुमसे ये पूछेगा कि इवोल्यूशन में इंग्लिश में रहेगा कि मतलब क्या क्या आता है, इसमें असेसमेंट भी आता है और इसमें मेजरमेंट भी आता है। इसीलिए ऊपर बॉक्स बना के लिखा हुआ, उसका मीनिंग अब समझ में आया कि इवैल्यूएशन जो होता है, बॉक्स देख रहे हो ना, वहाँ पर लिखा हुआ है इवैल्यूएशन, ऊपर में लिखा हुआ है और दोनों तरफ लिखा हुआ है वर्ड। जब कुछ तो क्वेश्चन आएगा तुमसे कि इवैल्यूएशन इंक्लूड, ऐसे क्वेश्चन आएगा कि इवैल्यूएशन में क्या क्या इंक्लूड होता है, तो इसमें रहता है असेसमेंट भी रहता है और मेजरमेंट भी रहता है। बस यही क्वेश्चन आएगा, इतना कहानी का मतलब ये हुआ, ठीक है। लास्ट पॉइंट है, लास्ट पेज हमारा है अचीवमेंट टेस्ट। अचीवमेंट टेस्ट क्या है, ये हमारा एक तरह से स्किल मेजर करता है और नॉलेज हमने क्या हासिल किया है इन ए ग्रेड अगेंस्ट सेट ऑब्जेक्टिव। मान लो हमारा जो ऑब्जेक्टिव था कि बच्चा हमारा मैथ में अच्छा होगा, तो हम देखेंगे क्या मैथमेटिकल स्किल हमारा बच्चा सीखा है कि नहीं सीखा है, क्या मैथ का उसके पास नॉलेज आया है कि नहीं आया है, क्या दुनिया को मैथमेटिकल तरीके से देख रहा है कि नहीं देख रहा है। पर ये चीज़ नहीं आया था, हमारा अचीवमेंट जो था वो नहीं पूरा हो पाया, जो हमारा ऑब्जेक्टिव था। इसको बोलते हैं अचीवमेंट टेस्ट, यानी हमको कुछ अचीव करना है, सीधा सा मतलब है ना। हमको विपक्षी टीम को हराना है, नहीं हरा पाए तो हो गया, अचीवमेंट नहीं हुआ। हमको सीटेट पास करना है, ये मेरा अचीवमेंट होना चाहिए, पर नहीं पास किया तो अचीवमेंट नहीं हुआ, बात खत्म। आगे बढ़ते हैं, एप्टीट्यूड टेस्ट। एप्टीट्यूड टेस्ट में क्या होता है, हम कल ही बताए थे कि एप्टीट्यूड जो होता है एक तरह से अभिरुचि, वो क्षमता चेक करता है कि तुम्हारे अंदर वो स्किल है कि नहीं, जो मतलब बचपन से होता है, बाद में विकसित थोड़ा बहुत कर पाते हैं, लेकिन उतना नहीं कर पाएंगे जितना कि बचपन से उसमें स्किल होगा। मान लो किसी का मैथ स्ट्रॉन्ग है, तो बचपन से जितना स्ट्रॉन्ग होगा उसके तुलना में तुम आफ्टर ग्रेजुएशन तुम उतना स्ट्रॉन्ग नहीं कर पाओगे। हाँ, कम चलाओ कर लोगे, एग्जाम में पास भी कर जाएंगे, लेकिन वो जो स्किल उसके अंदर है बचपन से, मैथमेटिकल स्किल, साइंस का स्किल, क्रिकेटिंग स्किल, मान लो वैभव सूर्यवंशी है जो बिहार का सबसे खिलाड़ी है, तो उसके अंदर क्या कौन सा स्किल है, क्रिकेटिंग स्किल है, और वो एप्टीट्यूड उसके अंदर आ गया क्रिकेट का, तो वो हमारे अंदर नहीं है। तो हम अभी चाहेंगे चलो वैभव सूर्यवंशी बन जाए, बनेंगे? हेलो, सो गए? नहीं 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 देर लगता है बोलने में, सो के देख हो गया था, हो गया था। एप्टीट्यूड का मतलब होता है
a test used to determine an individual skill to succeed in a given field। इसलिए इतना हम एग्जाम्पल देख चिल्ला के बोल रहे थे। उसका मतलब यही हुआ हाँ कि हम एक इंडिविजुअल व्यक्ति का स्किल चेक करेंगे किसी खास फील्ड में। से क्रिकेट का स्किल किसी के पास सिंगिंग का स्किल है, वो स्किल है, इसका मतलब उसके अंदर वो एप्टीट्यूड बचपन से था, तो इसलिए अभी वो सक्सेस जल्दी हुआ है। आगे बढ़ते हैं। तो ये लास्ट होता है डायग्नोस्टिक टेस्ट, कि जो हम कल बताए थे, टू नो द गैप इन द प्रोसेस ऑफ टीचिंग लर्निंग। हम हम ये गैप चेक करते हैं कि आखिर हमारा समस्या कहाँ पे है। टीचिंग जो हम करते हैं, डेली बच्चों को पढ़ाते हैं, लेकिन बच्चा सीख नहीं पा रहा है। तो हो सकता है कि बच्चे की समस्या ज़्यादा हमारे में समस्या हो, कि हम अच्छे से पढ़ाते नहीं हैं, बच्चे समझ नहीं पाते हैं। तो हमारा अपना टेस्ट भी होना चाहिए, है ना। और लास्ट है रिमीडियल टीचिंग। रिमीडियल टीचिंग, रिमीडियल टीचिंग होता है रीटीचिंग और रिमूविंग द गैप्स इन द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। हमको दोबारा पढ़ाना चाहिए अगर वो चीज़ें नहीं समझ में आ रही है तो। इसीलिए रिमीडियल टीचिंग इज डन आफ्टर द डायग्नोस्टिक टेस्ट। तो क्वेश्चन तुमसे ये पूछेगा लास्ट लाइन वाला, सीक्वेंस दे देगा तुमसे, सीक्वेंस तुमसे दे देगा कि पहले क्या होगा, पहले बाद में क्या होगा। तो पहले डायग्नोस्ट होगा तब रेमेडी होगा, है ना। डायग्नोस करने के बाद ही तुम दवा दोगे, डायग्नोस करने के बाद तुम रेमेडी करोगे, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट हमारा है टीचिंग लर्निंग मटेरियल। यहाँ से क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन आएगा कि निम्न में से कौन सा इंग्लिश में रहेगा, इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर द टीचिंग लर्निंग मटेरियल। उसमें कल भी बताए थे हिंदी वाले में, विजुअल एड्स होता है, चार्ट्स होता है, टेक्स्ट बुक होता है, ऑडियो एड्स रेडियो आ जाएगा, टीवी आ जाएगा, ऑडियो विजुअल में क्या आ जाएगा, टेलीविजन आ जाएगा, एक्टिविटी सेंटर में क्या आ जाएगा, फील्ड ट्रिप आ जाएगा, ये घुमाने जाते हैं बच्चों को लेकर, ठीक है। हाँ, ये सब का उपयोग इसलिए किया जाता है ताकि बच्चे को मतलब पढ़ाना मतलब काफ़ी आसान बनाया जाए, उसको इंटरेस्टिंग बनाया जाए, ठीक है, और इफेक्टिव बनाया जाए, इसलिए ये सब किया जाता है। इस पूछेगा कि इसका अर्थ क्या हुआ, यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, ठीक है, क्यों किया जाता है, तो इसको इंटरेस्टिंग बनाने के लिए किया जाता है टीचिंग लर्निंग मटेरियल का इस्तेमाल, ठीक। रुचिकर हिंदी में रहेगा रुचिकर, इंग्लिश में रहेगा इंटरेस्टिंग, ठीक है। इंटरेस्टिंग बनाने के लिए TLM का उपयोग करते हैं। इसीलिए हमारे लखनऊ 1 to 5 के जो टीचर होते हैं उसका TLM मेला लगता है। हमारे स्कूल में भी कुछ दिन पहले लगा था, इसको बोलते हैं टीचिंग लर्निंग मटेरियल। तो जो सभी टीचर होते हैं 1 to 5 के टीचर, वो अपना अपना TLM बना के लाते हैं कि हम बच्चे को मान लो त्रिकोणमिति सिखाना है तो हम कैसे सिखाएंगे। तो कुछ बना के लाएंगे चार्ट पेपर पे, कुछ लिख के लाएंगे, कुछ मतलब ऐसा डिजाइन बनाएंगे ताकि बच्चे सीख जाए। उसी जो अच्छा बनाता है उसको पुरस्कार मिलता है, उसको बोलते हैं TLM पुरस्कार। ये सब बाद में समझ में आएगा जब टीचर बन जाओगे तब। आगे बढ़ते हैं। टेक्स्ट बुक क्या होता है? अब टेक्स्ट बुक जो होता है सोर्स अवेलेबल इन द क्लासरूम, नॉट ओनली रिसोर्स, है ना, नॉट द ओनली रिसोर्स। क्वेश्चन पूछेगा कि टेक्स्ट बुक इज द ओनली रिसोर्स फॉर टीचिंग, नॉट, इट इज ओनली रिसोर्स, यानी कि एकमात्र रिसोर्स है। इट इज नॉट द मतलब कह सकते हैं कि इट इज नॉट ऑल रिसोर्स, यानी कि इट इज ओनली रिसोर्स, ठीक है, नॉट द ओनली रिसोर्स। आगे बढ़ते हैं। लैंग्वेज शुड बी इजी अंडरस्टूड, जो है टेक्स्ट बुक का फीचर पूछेगा कि टेक्स्ट बुक की विशेषता क्या क्या है। तो ये लैंग्वेज इजी होना चाहिए, उसको टेक्निकल लैंग्वेज से दूर होना चाहिए, है ना। अगर 3 लैंग्वेज कल भी पढ़ाए थे। पहला लैंग्वेज जो होता है जो हमारा मदर टंग होता है या रीजनल होता है। सेकंड लैंग्वेज हमारे हिंदी इंग्लिश भी हो सकती है, और थर्ड लैंग्वेज ये भी हो सकता है जो हमारा हिंदी स्पीकिंग स्टेट है उसके लिए इंग्लिश हो, और मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज हो सकता है, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा इंग्लिश का पेडागोजी का 1.5 घंटे में पूरा क्लास खत्म होता है। थैंक यू। रिकॉर्डिंग बंद कर दीजिए तो।